एंशियंट इंडियन हीलिंग साइंसेस को, जो टेक्निक्स थी, जो हमारे ऋषि मुनि योगी संत जो प्रैक्टिसेस किया करते थे, उसको हम हर एक इंसान तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जब वो परतें हटी तो मुझे लगा शायद जानने को इतना कुछ नहीं है जितना अपने अंदर उतर के जानने को है। फिर उसके बाद पता चला कि ग्रह भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हजारों साल पहले नवग्रह के मंदिर पूजे जाते थे। इतनी डेप्थ नॉलेज कहाँ से आई? बाहर से कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया कि हम पंच कोशों से बना हुआ एक पिंड है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। लेकिन हम किस पर काम कर रहे हैं? सिर्फ अन्नमय कोश। प्रेयर इज यू आर टॉकिंग टू गॉड। जब आप प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब आप भगवान से बात कर रहे हैं। एंड इंट्यूशन इज व्हेन गॉड इज टॉकिंग टू यू। तो जब हम डिसीजन अपनी बुद्धि से लेते हैं, अंतःकरण में 4 चीजें समझाई गई: बुद्धि, मन, अहंकार और चेतना। आप एक होलिस्टिक वेलनेस कोच, कोई बिजनेस कोच होता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप। ये क्या होता है होलिस्टिक वेलनेस कोच? उस प्राणमय कोश में हमारे शरीर में 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, जिनको 7 चक्र बोला गया। उन चक्रों में जो लोअर 3 सेंटर्स हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, ये एनर्जीज उस जगह पर स्टक होती हैं। हर एक चक्र की अपनी कुछ एनर्जीज हैं, अपने कुछ इमोशंस हैं। अपना फोकस स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से हटा के कुछ चीजों पे लाने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहला तो है ब्रेथ वर्क। ऑल इज वेल चाचू, ऑल इज वेल। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 ये है कि अगर मैं कुछ समय अपने ब्रेन को, और जो सिगरेट का पैकेट आप पीते हो उसके ऊपर भी फोटो बनी हुई है, बुद्धि को तो समझ में आ रहा है ये गलत है, मन कहता है एक ही जीवन है भाई, धुएं का आनंद लिए जा। तो 2 स्टेप आपने कवर किए, तीसरा स्टेप क्या है? जो भी व्यक्ति कहीं स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, तनाव में किसी भी तरीके के जा रहा है, अगर वो किसी भी तरीके से मंत्रोच्चारण करना शुरू करे। क्या आपने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी असली किन्नर को हॉस्पिटल में देखा? नहीं देखा। भाई न्यूरो साइंस को तो आप इतनी आसानी से आप समझाते हैं, साथ में हेल्थ को भी आपने कनेक्ट कर, इन दोनों को कनेक्ट कैसे किया आपने? टेक अ डीप ब्रेथ इन, इनहेल स्लो, बहुत स्लो, नाभि में, और अब गुस्सा करके दिखाओ। लेकिन अनुराग भाई, कई बार ऐसा होता है ना, किसी ने आपकी कभी इंसल्ट की, वही पर्सन आपके सामने बार बार आ गया है ना, तो उसको देखते ही वो अचानक से वो नेगेटिव इमोशंस तो आता है। उसने मुझे 5 बार धोखा दिया। मैंने कहा जी उसने तो एक ही बार दिया था, बाकी 4 बार तो आपने खुद लिया है। क्या भाई आपके हिसाब से मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ? अनुराग भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका THB पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हैं आप? बहुत शानदार जी, एकदम बढ़िया। और आजकल क्या चल रहा है भाई? अभी तो फॉग के साथ साथ और बहुत चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हमें शायद उनका पता नहीं है। और हमने यही कोशिश की कि जो हमारे वैदिक टाइम में हमारे एंशियंट लोग जिन चीज़ों की प्रैक्टिस किया करते थे, उनको चलाया जाए, उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। तो जिस जॉनरा में मैं काम कर रहा हूं, तो अभी यही चल रहा है कि हम एंशियंट इंडियन हीलिंग साइंसेस को, जो टेक्निक्स थी, जो हमारे ऋषि मुनि योगी संत जो प्रैक्टिसेस किया करते थे, उसको हम हर एक इंसान तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो अभी यही चल रहा है। भाई मैं ना सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, तो सिविल सर्विसेज का सिलेबस काफ़ी वाइड होता है, बहुत कुछ आपको पढ़ना होता है और बहुत कुछ याद करना होता है। तो क्योंकि एक बार 12th क्लास में मेरे ऊपर फेलियर का टैग लग गया था, तो मैं दोबारा से वो टैग लगाना नहीं चाह रहा था, तो मैं रिसर्च में लग गया कि कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ लूँ जिससे वो सिलेबस में याद कर पाऊँ, है ना। तो मैं ऐसी कुछ बुक्स के संपर्क में आया, मेमोरी की बुक्स, वैदिक मैथ्स की बुक, जैसे आपने बताया ना, मैं भी उन्हीं चीज़ें। तो वो बुक पढ़ते पढ़ते कि कोई चीज़ याद कैसे करनी है, अब वो IAS का सिलेबस तो पीछे छूट गया, और उन्हीं चीज़ों पे रिसर्च करना, उन्हीं चीज़ों पे पढ़ना मैंने शुरू कर दिया। तो 14-15 साल से मैं भी यही काम कर रहा हूँ। वैदिक मैथ्स जो हमारे वेदों से आया है ना, जिसकी वजह से मुझे मैथ्स का फोबिया होता था, और आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामानुजन कॉलेज में मैथ्स पढ़ाने जाता हूँ। बहुत सारे मैथ्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। ऐसे ही मुझे बुलक्कड़ किंग बोला जाता था। तो हमारी जो मेमोरी की टेक्निक्स मैंने सीखी, इनसे काफ़ी इंप्रूवमेंट आई। तो जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, हमारे पास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, योग है, आयुर्वेद है, जिन चीज़ों पे आप काम कर रहे हो, जिन चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ, अगर आज का यूथ वो चीज़ें सीख लेना तो बहुत आगे बढ़ सकता है। 2010 में आपने पर्सनल डेवलपमेंट की शुरुआत की थी, कोई ख़ास वजह? देखिए, वजह ये थी पर्सनल डेवलपमेंट। मुझे ऐसा लगता था कि सबसे पहले तो मैं खुद जिज्ञासु हूँ, तो जब चीज़ों को मैंने अपने लिए जानने की चेष्टा की, कोशिश की कि मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने जीवन के सभी आयामों को फिक्स कर सकता हूँ,
तो वो जानने की जर्नी में बहुत सी ऐसी चीज़ें पता लगी, तो जब पता लगी तो मुझे लगा कि ये लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। जब इससे मैं अपने जीवन को बेहतर कर सकता हूँ, मैं अपने जीवन में बदलाव ला सकता हूँ, तो लोग क्यों नहीं ला सकते। तो मैं बचपन से मतलब बोलता था, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता था, स्पीच कॉम्पिटिशन्स, तो बोलने का मुझे शौक था, लेकिन बोलने की वजह नहीं पता थी। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि बोलना तो 2 साल की उम्र में आ जाता है, क्या बोलना कई बार 80 की उम्र में भी नहीं आ पाता। सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो बोलना तो आता था, लेकिन क्या बोलना, क्या बताना, ये नहीं आता था। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाए, तो मुझे लगा क्यों ना उनको लोगों के साथ साझा किया जाए, शेयर किया जाए। और यही वजह थी कि मैंने इस जॉनरा में एंटर किया, और धीरे धीरे पर्सनल डेवलपमेंट से हम लोग होलिस्टिक वेलनेस की तरफ बढ़ते गए। और मुझे लगता है कि बहुत सी, जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो बहुत सी एनर्जीज़ आपका साथ देती हैं, तो वो एनर्जीज़ ने साथ दिया, और आज आप लोगों के प्यार से लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या बड़ा बदलाव आया पीढ़ी से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बदलाव कभी भी हम लेकर आ नहीं सकते हैं, बदलाव हमारे अंदर ऑलरेडी होता है। ठीक है। हमें सिर्फ बाहर की कुछ परतें हटानी होती हैं। जब हम पर्सनल डेवलपमेंट या फिर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बेसिकली हम एक वेस्टर्न कल्चर का, ये एक टर्म जो है पर्सनालिटी, बेसिकली इसका मतलब होता है कि मुखौटा, पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा, कि हमने एक मुखौटा लगाया हुआ है। तो बहुत से लोग जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट या अपने अंदर बदलाव की बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमको ऊपर से क्या क्या चीज़ें जान लेनी है, ऊपर से क्या क्या चीज़ें सीख लेनी है। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था। मुझे लगा कि चीज़ों को जानने से पहले कुछ चीज़ों को अनलर्न करना ज़रूरी है। पहले ऊपर की कुछ परतें हटानी ज़रूरी हैं। जब वो परतें हटी तो मुझे लगा शायद जानने को इतना कुछ नहीं है जितना अपने अंदर उतर के जानने को है, जितना अपने अंदर छुपी हुई चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। जैसे अब हम शुरुआत में भी बात कर रहे थे कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे, जो योगी हुए, जो बहुत बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए, आप देखोगे उन्होंने सब कुछ जाना, सब बड़े बड़े बदलाव, जैसे हम बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं, उन्होंने बड़े से बड़े बदलाव भी लाए, लेकिन उन्होंने वो बड़े बदलाव बाहर से कहीं भी नहीं लाए। आज अगर मैं बात करता हूँ कि गैलीलियो गैलीली कब हुए, मतलब 1600 कुछ एडी में गैलीलियो गैलीली हुए। अगर हम क्राइस्ट के बाद मान लो 1600 साल अगर हम वो लगाएं, और उससे पहले भी अगर हम मान लो अंग्रेज़ों के हिसाब से भी चलें तो 2000 साल भी लगा लें, तो 3600 साल हुए जब गैलीलियो गैलीली ने वो आविष्कार किया, टेलीस्कोप का आविष्कार किया और चांद को देखना शुरू किया। 1600 एडी में गैलीलियो गैलीली आते हैं और वो बताते हैं कि अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम बट द सन इज। बड़ी मान्यताएं थी कि अर्थ स्क्वायर है, चपटा है पूरी धरती, और हम लोग सूर्य के चारों तरफ जो, मतलब सॉरी, ये जो बहुत सारी धारणाएं थी, चंद्रमा है या सूर्य है, इनको लेकर के अलग अलग धारणाएं थी, और हमें लगता था कि अर्थ सेंटर है सोलर सिस्टम का, सूर्य ये आया ये गया, ये आया ये हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। उसने देखा, उसने बताया कि भैया नहीं, ये तो ये है। फिर उसके बाद पता चला कि ग्रह भी बहुत सारे हैं, हमें पता चला कि प्लूटो है, हमें पता चला कि शनि है, हमें पता चला बृहस्पति, मतलब हमें बहुत से मंगल ग्रह का पता चला, ये भी पता चला संभावना हुई कि जीवन हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ हजारों साल पहले नवग्रह के मंदिर पूजे जाते थे। क्या बात। जब टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ तो क्या वो तकनीक थी जो ये जान पाती थी कि नवग्रह हैं, इतनी दूरी पर हैं? क्या वो टेक्निक थी जो हनुमान चालीसा के अंदर ये लिख दिया करती थी कि जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानू, कि इतनी दूरी है सूर्य की? क्या टेक्निक थी? वो अपने अंदर उतरने का एक विज्ञान था। तो मुझे लगता है बाहर के आवरण जो भी चीज़ें हैं, ये हमें बाहरी जगत में कुछ चीज़ें ज़रूर देती हैं, बदलाव लाने का मौका देती हैं, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम अंदर उतरते हैं, अपनी उन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं जो यूनिवर्सल एनर्जीज़ हैं, जिनके साथ जुड़ करके उन ऋषियों ने, उन तपस्वियों ने ये जाना कि ये नवग्रह विद्यमान है, जिन्होंने जाना कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, जिन्होंने जाना कि इसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है, जिन्होंने जाना ये कार्य कैसे कर रहा है, जिन्होंने जाना कि श्वास हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। तो आज भी मॉडर्न मेडिकल साइंसेज या बहुत सी साइंसेज इनके ऊपर काम कर रही हैं। आपने देखा न्यूटन आए, न्यूटन की बहुत सी थ्योरीज ने दुनिया को बदल दिया। सही बात है। लेकिन आइंस्टीन आए, उन्होंने उनकी 50% थ्योरीज गलत साबित कर दी कि ये गलत है, ये उसके नए आयाम आए। आइंस्टीन की बहुत सी थ्योरीज आज क्वांटम फिजिक्स गलत साबित कर रहा है। तो जिस चीज पर आज बाहरी जगत में काम हो रहा है वो सिर्फ स्थूल चीजें हैं, मैटर है। जैसे हम वेलनेस की बात करते हैं तो हम सिर्फ शरीर के ऊपर काम करते हैं, लेकिन हमारी जो साइंसेस थी वो शरीर से अंदर काम करती थी। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया कि हम 5 कोशों से बना हुआ एक पिंड है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। लेकिन हम किस पर काम कर रहे हैं? सिर्फ अन्नमय कोश पर।
हम किस पर काम कर रहे हैं? जो चीज़ सॉलिड है, मैटर है, स्थूल है, दिख रही है। लेकिन एक्चुअल में वो लोग अपने अंदर उतर के उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ कनेक्ट करके उन सटल एनर्जीज पे काम करना जानते थे, जिससे बड़े से बड़ा बदलाव लाया नहीं जाता था, अपने आप उत्पन्न हो जाता था। तो मुझे लगता है कि बड़े बदलाव बहुत से आए, लेकिन उन बड़े बदलावों में जब तक मैं बाहर भाग रहा था, जब तक बाहर की चीज़ों के साथ कनेक्ट करना चाह रहा था, शायद बदलाव बड़ा सटल और सरफेस लेवल पे था। लेकिन जब वो खुद से कनेक्टिविटी हुई तो बड़े बड़े बदलाव, जिनको शायद मैं बता भी नहीं पाऊं, जिनको हम अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उन सबको मैंने अपने जीवन में आते हुए देखा है। इतनी डेप्थ नॉलेज कहाँ से आई भाई आपको? नहीं, डेप्थ नॉलेज नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे मैंने शुरुआत की तो मुझे लगा कि मैं एक जिज्ञासु हूँ, मैं जानना चाहता था। तो जब मैंने पर्सनल डेवलपमेंट से, अपने करियर की सेल्फ डेवलपमेंट से मैंने शुरुआत की कि मैं यहाँ से, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर था, कंपनीज में ट्रेनिंग करता था, सेल्स की ट्रेनिंग्स करता था। तो मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई, जीवन में हर एक के साथ होती है, कुछ ऐसा बुरा समय आता है, बड़ा टफ फेज लाइफ का आया। तो वो जो टफ फेज आया, उस टफ फेज में मैंने देखा कि मेरे जीवन का कोई भी सोल्यूशन मुझे बाहर से नहीं मिल रहा है। जैसे मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूं, आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, हर एक के साथ होता है। हमने अपना कोई ऐसा सामान रखा जिसको सामान को रखकर हम भूल गए, गाड़ी की चाबी, पर्स, कुछ भी हम रखकर भूल जाते हैं। अब आप उसको ढूंढने के लिए पूरे दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं, इधर भाग रहे, कहाँ रखा था। घर के सब लोग दे आर ऑन देयर टोज, ढूंढो, यहाँ ढूंढो, वहां ढूंढो, कहाँ जाओ, सब लगे हुए हैं, मिलता नहीं। लेकिन आप आराम से आके बैठते हैं, आप अपना पानी का गिलास उठाते हैं, आप एक सिप लेते हैं, अरे यार वहां रखा। मुझे जवाब मिला कि जब हम सारे दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं, वो चीज मिल नहीं रही थी, और जब हम शांत आके बैठे, दिमाग ने खुद ब खुद हमें बता दिया कि वो चीज वहां रखी है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ भी जानने का प्रयास जब तक मैं कर रहा था, मैंने 4 किताबें पढ़ी, मुझे लगा मुझे बहुत ज्ञान हो गया, मुझे बहुत सी चीज़ें पता चल गई। लेकिन जब मैं पढ़ता गया, जब मैं और जानता गया, जब मैं इन जो टेक्निक्स हमारे एंशिएंट इंडियन साइंसेस से आती थी, जब मैं उनको फॉलो करता गया, तो मुझे आज भी लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। 0.00060 लगा दो, 0.1% भी मैं नहीं जानता हूँ, जितना जानने को है। तो अगर मैं ये सब, अगर कुछ भी थोड़ा सा इसकी ABCD भी जान पाया हूँ, तो उसका पूरा श्रेय इस चीज़ को जाता है कि कुछ वो टेक्निक्स, कुछ वो मेडिटेशंस, कुछ वो ब्रेथ वर्क्स, कुछ वो प्रैक्टिसेस जिन्होंने मेरे इंटरनल सेल्फ के साथ मुझे कनेक्ट करवाया, उससे शायद मैं चीज़ों को जान पाया। जैसे अभी हम बात कर रहे थे उन वैदिक लोगों की, उन योगियों की, जिन्होंने टेलीस्कोप बाहर से कुछ नहीं देखा, वो अपने अंदर उतरे। सही बात है, बाहर से कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। उन्होंने घोषणा कर दी कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, जो ब्रह्म में है वही मुझ। वो कहाँ से आया? वो आया अपने अंदर उतरने से। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ जानने को है, या मैं थोड़ा बहुत भी कुछ जान पाया, तो उसका पूरा श्रेय इस चीज़ को है कि अंदर बैठा कोई ना कोई परमात्मा, कोई शक्ति, कोई स्वरूप ऐसा विद्यमान है जो इस पूरे ब्रह्मांड की जानकारी लेकर हमारे अंदर स्वतः ही विराजमान है। जरूरत है तो बस उससे कनेक्ट करने की। जैसे जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे पाते जाएंगे और जानते जाएंगे। मेरी लाइफ में भी भाई, जैसे आपने बताया ना, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी और इंट्यूशन, इन 2 चीज़ों ने बहुत काम किया। क्योंकि अगर 14-15 साल पीछे देखें तो वैदिक में कौन पढ़ता था और क्या स्कोप दिख रहा था? कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे ही मेमोरी की टेक्निक्स का कोई, आज तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया का टाइम भी नहीं थे, कहाँ से चीज़ें सीखनी है, क्या होगा, क्या स्कोप, कुछ नहीं दिखाई। कुछ नहीं। एक तो जिज्ञासा थी कि यार जान के देखते हैं, और जिज्ञासा में ही मतलब आगे बढ़ता गया, इंटरेस्ट बनता गया। और साथ में बार बार इंट्यूशन एक बात कह रही थी, अच्छा होगा, करता जा, अच्छा होगा। और यही हुआ, 7 नेशनल रिकॉर्ड बन गए, 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। तो मेरी लाइफ में जिज्ञासा का और जो इंट्यूशन का, 2 चीज़ों का रोल बेहद खास रहा है, जैसे आप भी बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है? बहुत सही आपने कहा, और मैं इस पर एक छोटा सा मुझे वाकया याद आता है, मैं बोलना चाहूँगा। कहते हैं कि प्रेयर इज यू आर टॉकिंग टू गॉड। जब आप प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब आप भगवान से बात कर रहे हैं। एंड इंट्यूशन इज व्हेन गॉड इज टॉकिंग टू यू। तो कई बार हम जो बात कर रहे हैं वो हम अपनी बहुत बुद्धि लिमिटेड के हिसाब से, बहुत कम जानकारी के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन वो परम चेतना जो, जिसके पास हर एक जानकारी है, जब वो हमसे बात करती है, तो वो जो आपने बात बोली कि इंट्यूशन, वो इंट्यूशन जो आपके पास आई, या वो जो इंट्यूशन वाली बात है, वो कहीं ना कहीं उस इंट्यूशन में वो चीज़ें घटित होती हैं, वो आइडियाज़, वो कॉन्सेप्ट आते हैं। लोग हमारे पास आते हैं कई बार कि सर मुझे मैनिफेस्टेशन या लॉ पढ़, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है। जब वो गहरे ध्यान, मेडिटेशन और सब में उतरते हैं, तो कुछ दिन के बाद, जैसे लोग हमारे पास रिट्रीट्स में आते हैं, कुछ दिन के बाद वो कहते हैं कि सर जो मैं सोच रहा था कि मुझे पाना है, मुझे वो पाना ही नहीं है।
मुझे तो इंट्यूशन आई कि मुझे इसके जरिए ये करना है। जैसे आपने कहा कि मैं सिविल सर्विसेज छूटती गई और कुछ और पकड़ता गया। जी जी। तो जो आपके जीवन का एक पर्पस है, हर एक इंसान बिना पर्पस के नहीं है, उसके पास एक पर्पस है, लेकिन वो पर्पस के ऊपर बहुत सारे आवरण हैं, लेयर्स हैं। लेकिन जब हम वो कनेक्टिविटी होती है ना, जब वो इंट्यूशन आती है, वो सब लेयर्स हट जाती हैं और अंदर से वो निकल के आता है कि तुम्हें इसलिए चुना गया है, तुम्हें इसलिए भेजा गया है, तुम्हें ये करना है। और वो इंट्यूशन एक्चुअल में जिंदगी न सिर्फ हमारी बदलती है, बल्कि हमें एक रास्ता, एक जरिया बनाती है कि हम लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकें। आप लाइफ के डिसीजन कैसे लेते हैं भाई? देखिए, जिंदगी में जितनी भी घटनाएं होती हैं ना, वो घटनाओं में सिर्फ हम खुद शामिल नहीं होते। अगर मैं इस धरती पर रहने वाला अकेला व्यक्ति होता तो जिंदगी के डिसीजंस एक अलग मायने से आते हैं, मेरे अपने पर्सपेक्टिव से आते हैं। लेकिन जब हम समाज में रहते हैं, हम एक सोशल एनिमल हमें कहा जाता है, हमें बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। हम अपने माता पिता के सामने होंगे तो हम अलग तरीके से बात करेंगे, अलग डिसीजंस लेंगे, उनके लिए हमारी अलग चॉइसेस होंगी। हम अपने दोस्तों के साथ होंगे, उनसे कुछ बात होगी तो हमारी अलग चॉइसेस होंगी, अलग डिसीजंस होंगे। हम अपनी कंपनी में होंगे, अपने आप स्कूल में होते हैं, हम अपने कॉर्पोरेट कहीं पे भी होंगे, हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ होंगे, हमारी अलग चॉइसेस होंगी। तो ऊपर वाले ने, उस शक्ति ने हमको जो हमारा ब्रेन दिया, इसके दो हेमिस्फीयर्स दिए, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक राइट हेमिस्फीयर। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, इसके पास एबिलिटी दी पूरी की पूरी लॉजिक करने की, इसके पास पूरी एबिलिटी दी कि हम इंटेलिजेंस के साथ कोई भी डिसीजन ले सकें। और राइट हेमिस्फीयर में हमको एबिलिटी दी कि हम इमोशन के साथ काम ले सकें, हम पीस के साथ, हम क्रिएटिविटी कर सकें, हम आर्ट कर सकें। मुझे लगता है कि जब किसी इंसान का लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर बैलेंस होता है तो उसके लॉजिक्स और इमोशंस बैलेंस होकर के डिसीजन लेते हैं। तो मैंने ये बहुत साल पहले ये चीज़ सीखी थी कि कैसे आप अपने लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को सिंक्रोनाइज कर सकते हो। तो मुझे लगता है उन प्रैक्टिसेस के बाद जीवन के बहुत सारे निर्णय लेने नहीं पड़ते, वो स्वतः ही आते। जैसे आपने बोला इंट्यूशन कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना, इसका डिसीजन अगर मैं लूंगा तो किस बेसिस पर लूंगा? मैं अपनी लिमिटेड बुद्धि और विवेक के बेसिस पर लूंगा। एक व्यक्ति मुझे मिला, बोला कहाँ जा रहे हो? दिल्ली करोल बाग, चांदनी चौक। बोला सर वहां मत जाना, वहां तो जेब कट जाती है। उसकी अपनी, वो कभी गया होगा, उसकी अपनी जेब कटी होगी, तो अब उसने इस टर्म को जनरलाइज्ड बना दिया कि भाई साहब वहां मत जा। ये उसका अपनी बुद्धि से आया हुआ डिसीजन था। लेकिन मैं तो 50 बार वहां गया, मेरी जेब कभी भी नहीं कटी। तो जब हम डिसीजन अपनी बुद्धि से लेते हैं, अंतःकरण में 4 चीजें समझाई गई: बुद्धि, मन, अहंकार और चेतना। जब हमारा डिसीजन हमारी बुद्धि से आएगा तो वो तो उससे आएगा ना जितना मैं जानता हूं, जितना मैंने पढ़ा लिखा देखा है। लेकिन अगर हमारा डिसीजन हमारी चेतना से आएगा, जब हमारा लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर बैलेंस होगा, तो वो डिसीजन मुझे लगता है जीवन के सर्वश्रेष्ठ डिसीजंस होते हैं, जो आपको जिंदगी की उस राह में आगे बढ़ाना चाहते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो मेरे डिसीजंस कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि अगर थोड़ा ध्यान और इन चीज़ों में अगर आप हो तो आपके डिसीजंस वहाँ से आते हैं, उस इंट्यूशन से आते हैं, उस सुप्रीम पावर से आते हैं जो आपको गवर्न करते हैं और आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। भाई लाइफ में मैंने जब भी कोई डिसीजन लिया, जब मैं दूसरों पे डिपेंड होकर कोई डिसीजन लेता गया, दूसरों की देखा देखी में कोई डिसीजन लेता गया, दूसरों को देखकर कोई डिसीजन लेता गया, वो डिसीजन मेरा गलत होता गया। लेकिन जब मैंने अपनी अंतरात्मा को देखकर कि हाँ ये जैसे मुझे वैदिक मैथ्स में जाना है या मेमोरी में जाना है या किताबें लिखना है या स्कूल्स शुरू करने, तो जब मैंने अपने इंट्यूशन के बेसिस पे लिए, तब तक मैं मतलब वो मेरे लिए प्राइसलेस साबित होता गया। अब एक होलिस्टिक वेलनेस कोच है, कोई बिजनेस कोच होता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप। ये क्या होता है होलिस्टिक वेलनेस कोच? हिम्मत भाई, देखिए पहले तो मुझे ऐसे लगता है कोच शब्द के लिए मैं बहुत छोटा हूँ। मैं अपने आप को होलिस्टिक वेलनेस एंथुजियास्ट कहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैं होलिस्टिक वेलनेस में जितने भी आयाम, जितने भी इसके पक्ष हैं, मैं उन सबको जानना चाहता था। तो इसकी होलिस्टिक वेलनेस की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे शरीर के और हमारे मन के, हमारे माइंड के लिए जिन भी चीज़ों पर हम आज डिपेंडेंट हैं, वो सिर्फ बॉडी को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। मैं अक्सर ऐसा बोलता हूँ कि लोग को कोई बीमारी होती है, कोई शारीरिक बीमारी हुई, कोई मानसिक बीमारी हुई, तो उसके लिए, जैसे मुझे भी हुई, मुझे बहुत एंग्जाइटी थी, मेरे जीवन में बहुत ऐसा टफ टाइम आया जब मैं बहुत डिप्रेशन से गुजरा, बहुत भारी भयंकर जीवन में ऐसा समय आया। तो उस समय पर जब वो समय मेरे पास आया, मैं डॉक्टर के पास गया। जाना ज़रूरी है, मैं आज भी सबको बोलता हूँ कि बहुत जाना ज़रूरी है, क्योंकि शायद अगर मैं ना जाता तो मैं पता नहीं क्या डिसीजन ले लेता, मैं सुसाइडल हो सकता था, मैं कुछ भी। तो मेरे दिमाग को शांत होने की ज़रूरत थी। तो मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे दवाई दी और उन्होंने मुझे कहा कि ये दवाई आपको लेनी है और आप ये
तो वो 2 गोली से दिन की शुरुआत हुई, वो एंटी एंग्जाइटी थी, और वो 2 गोली से बढ़ते बढ़ते आगे 6-8 गोली तक पहुंच गया। जब 8 गोली मैं दिन की ले रहा हूं और उसके बाद 1 महीने बाद मुझे फिर लग रहा है, अब मैं गोली ले रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हूं। 8 गोली लेने के बाद भी 1 महीने बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरे को फिर से वो पैनिक अटैक्स और मुझे फिर से एंग्जाइटी हो रही है। मैं फिर से डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा इसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी और ये गोली और ऐड करनी पड़ेगी, नर्व स्टिमुलेंट भी ऐड करना पड़ेगा, एक स्लीपिंग पिल भी ऐड करनी पड़ेगी। तो जैसे हमारे हरियाणा में मैं कहा भाई साहब मैं कोई सब्सक्रिप्शन लगवाने थोड़ा आया था। सही बात है कि जी गोली पे गोली बांधते जाओ। हाँ सही बात है। मैं सब्सक्रिप्शन लगवाने आया था क्या? मैं तो ठीक होने आया था। आप मुझे ठीक करो ना, मेरी तो डोज बढ़ती जा रही है। अब वो शुरुआत में मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि अगर वो गोली देकर, दवाई देकर मेरे दिमाग को शांत ना करते तो मैं कुछ गलत डिसीजन ले लेता। वो जरूरी था, लेकिन उसके साथ मुझे ये समझ में आया कि वी आर ट्रीटिंग द पर्सन इन डिजीज, नॉट द डिजीज इन पर्सन। हम आंतरिक लेवल पर उसको ठीक करने के ऊपर काम नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं इसको सप्रेस कर दो। मैं एंग्जाइटी की एंटी एंग्जाइटी खा रहा हूं, मैं सोया रह रहा हूं। अब जब मैं सोया ही रह रहा हूं, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, तो मैं क्या तो चिंता करूंगा और क्या तो तनाव करूंगा, लेकिन मैं ठीक तो नहीं हो रहा। मेरे को कोई दिक्कत हुई, आपने मेरे दिमाग को सुला दिया, क्या ये सोल्यूशन है या मुझे उस चीज से बाहर निकलना चाहिए? बाहर निकलना चाहिए। उस दिन मुझे समझ में आया कि मैं ये गोली जो ले रहा हूं, मैंने उसको लेना बंद नहीं किया, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा क्या हो सकता है कि मैं अपने आप को कुछ ऐसी चीजें करूं जिससे मैं ठीक हूं। तो मैंने पाया कि हमारे वैदिक सिस्टम में, हमारे ऋषियों के पास, हमारे योगियों के पास कितनी ऐसी टेक्निक्स, कितनी ऐसी चीज़ें थी जिनको अगर हम फॉलो करें। जैसे एक बहुत सिंपल सी चीज़ ये थी कि हमारे जितने भी डर, हमारी जितनी भी चिंता, हमारी जितने भी अवसाद जितने हमारे पास पड़े हैं, हमारी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज हैं, वो हमारी बॉडी के जो हमारा, अभी मैंने कोशों की बात की, पंचकोशों की, अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश, उस प्राणमय कोश में हमारे शरीर में 7 एनर्जी सेंटर्स हैं जिनको 7 चक्र बोला गया। उन चक्रों में जो लोअर 3 सेंटर्स हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, ये एनर्जीज उस जगह पर स्टक होती हैं। हर एक चक्र की अपनी कुछ एनर्जीज हैं, अपने कुछ इमोशंस हैं। तो मुझे लगा कि अगर वहां स्टक होती हैं और अगर इन चक्रों को बैलेंस किया जाए तो क्या मैं इससे ठीक हो सकता हूं? तो धीरे धीरे मैंने उन प्रक्रियाओं को करना शुरू किया और जैसे जैसे करता गया वो 8 से 4, 4 से 2 और 2 से 0 मेडिसिन पे मैं पहुंचता गया। और जब मैंने ये देखा कि मेडिसिन मुझे टेम्परेरी रिलीफ ज़रूर दे रही थी, लेकिन कुछ एंशिएंट हीलिंग साइंसेज ने मुझे रिकवर कर दिया, तो फिर मैंने ये बीड़ा उठाया कि मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनर, मैंने सेल्स ट्रेनर, जो भी मैं काम कर रहा था पर्सनल डेवलपमेंट पे, सब मैंने बिल्कुल ज़ीरो किया। और मुझे लगा कि जो टोटल होलिस्टिक टोटलिटी में, जो हमारे शरीर के लिए एक्चुअल में हमारे उन 5 कोशों में, हमारी 5 लेयर्स में जाकर जो चीज़ काम कर सकती है, जो हमारे एंशिएंट इंडिया में थी, क्यों ना इस चीज़ के ऊपर काम किया जाए। तो वहाँ से धीरे धीरे इस जर्नी की शुरुआत हुई और मैंने इस होलिस्टिक वेलनेस को अपनाया। जब मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ तो क्यों ना मैं इसको लोगों तक पहुँचाऊँ और हर एक इंसान के साथ इन चीज़ों को शेयर करूँ जो हमारे पुराने लोग हमें दे करके गए हैं, जिन्हें हम भूल गए हैं। क्या बात है, क्या बात। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये कि अनुराग भाई, जैसे आज आपको लोग जानते हैं, आपके ना बहुत सारी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हैं। आज वो पर्सनल चीज़ें भी मैं आपकी टच करना चाहता हूँ, पर्सनल स्टोरी भी, कि मतलब आप बिल्कुल एक तरीके से ना फर्श से अर्श तक गए हैं आज। मतलब बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स है। लेकिन आपने बताया कि एक टाइम ऐसा भी था जब आप डिप्रेशन में चले गए थे, और आज लाखों यूथ डिप्रेशन में, एंजाइटी में, तनाव में, चिंता में है ना। तो एक तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि किस तरीके से आपने अपने आप को वहाँ से निकाला, या आज के दिन कोई भी डिप्रेशन में है तो वो अपने आप को उस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकाल सकता है? क्या बात है। मुझे लगता है ये जो आपका ये जो सवाल है ना, ये हर एक सुनने वाले के लिए एक बहुत भयंकर इंसाइट उसको देगा। और ये देखना आप सबसे एंगेजिंग सेक्शन बनेगा, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ अगर कोई व्यक्ति ले जा पाया तो ये हमारा पॉडकास्ट करना सफल हो जाएगा जी। मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में हम किसी भी प्रकार की चिंता या तनाव से बच नहीं सकते हैं। सही बात। वो हमारे डेली रूटीन में हमें है ही। मेरे एक मित्र थे, उन दोस्त से मैंने एक दिन पूछा, वो एक दिन कुछ पाठ कर रहे थे, गायत्री मंत्र या सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे। तो मैं, एक समय ऐसा था जब मैं बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों में विश्वास, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हो, ये ऐसा करने से क्या जो जीवन की भगवान अब तुमको टेंशन नहीं देगा। मेरा लिटरली मेरा यही, सही बात, क्या आप ऐसा करने से भगवान टेंशन नहीं देगा। उसका एक सेंटेंस और मेरा जीवन बदल गया। उसने कहा देगा, लेकिन ये करने से उन्हें सहने की शक्ति भी आ जाएगी। क्या बात। तो जीवन में जो हमारे साथ घटित हो रहा है वो घटित होगा ही। स्ट्रेस आएगा, डिप्रेशन आएगा, क्योंकि आज कंपटीशन इतना ज़्यादा है। आज हमें प्रूव करने की एक बहुत बड़ी भागदौड़ हमारे साथ लगी हुई है। नंबर लाओ, बढ़िया से बढ़िया जीवन में करो, अच्छी नौकरी करो, पैसे कमाओ, बड़ी गाड़ी लो, एक बड़ा तनाव है।
वो तनाव कम नहीं हो सकता, लेकिन एक्चुअल में कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाए, हम लोग अगर उसके ऊपर काम करने लग जाए तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी आज के समय में बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम कुछ चीज़ों को अपना लें तो हमें उनको हैंडल करने का एक मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा। वो अपनी एक मूवी थी ना आमिर खान की, दंगल, हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? तो उसमें वो देखो, वो गीता बबीता वो लड़कों को भी पीट के आ जाती हैं। क्यों अब हम कहें कि लड़की ऐसा काम कैसा कर सकती है? उन्होंने अपनी एबिलिटीज को डेवलप किया, बजाय कि ये रोने के कि लड़की है ये तो कुछ नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात। उसने महावीर जी ने कहा कि लड़की को ट्रेन करूंगा, ये तो बड़े बड़े रेसलर्स को हराएगी। तो ठीक वैसे ही हमें अपना फोकस स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से हटा के कुछ चीज़ों पे लाने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहला तो है ब्रेथ वर्क, हमारी सांसों के ऊपर काम करना। अच्छा। हमारी सांसें हमारे मस्तिष्क का गेटवे हैं, ये हमारा एक इमोशनल कंपस है। हमारी जिस तरह की सांस होगी उसी तरह के भाव हमारे पास होंगे। अच्छा। अगर हमारी सांसें बड़ी तेज तेज हैं, जैसे आप नोट करो कि 99% टाइम्स हमारी सांसें शैलो हैं, छोटी हैं, हमारी चेस्ट से ही वापस जा रही हैं, 1.5 सेकंड में इनहेल हो रहा है, 1.5 सेकंड में एक्सहेल हो रहा है, खत्म। हमारी बॉडी के 2 सिस्टम्स हैं, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक हमारा ऊपर का सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक हमारा नीचे का सिस्टम है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें फाइट एंड फ्लाइट में रखता है। लड़ो, भागो, डरो, चिंता करो, इन सब चीज़ों में, नेगेटिव इमोशंस में हमें रखता है। ये हमारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि पुराने समय में आप गुफा में से निकले, बाहर शेर है, तो आप क्या करोगे? फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट करना पड़ेगा, या तो फाइट या फिर दौड़ो और भागो, उससे बचो। तो उसके लिए आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होना जरूरी है, क्योंकि ये एक्टिवेट होगा तो ये आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करेगा, कॉर्टिजोल, एड्रेनालिन। सामने से ट्रेन आ रही है, मैं उसके सामने खड़ा हूं, अगर मेरे अंदर कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन रिलीज ही नहीं होगा, शेर आ रहा है मेरे पे अटैक करने, अगर मेरा कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन आपको रश देता है, ये रिलीज ही नहीं होगा, तो वो मेरे को खाना बना के उसकी तो दावत हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। मेरे को ये रिलीज होना है क्योंकि मुझे उससे लड़ना है या मुझे भागना है। ये हमारे लिए जरूरी है। लेकिन आज के टाइम शेर आ ही नहीं रहा, वो यहां आ रहा है। और पहले वो शेर से जब भागता था तो शेर चला जाता था, वो अपनी गुफा में चला जाता था। अब शेर जा ही नहीं रहा जो यहां आ रहा है, वो यहीं बैठा हुआ है, हर एक पल पे बैठा हुआ है। यहां से निकले ट्रैफिक लाइट पे बैठा हुआ है कि रेड लाइट हो गई यार, मुझे तो आगे पहुंचना था, बॉस मुझे क्या बोलेगा यार, बच्चों ने मुझे ये बोल दिया, मेरी वाइफ ने मुझे ये बोल दिया, मुझे। वो 24 घंटे यहां बैठा हुआ है। तो वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को 24 घंटे ऑन रखे हुए है, जबकि वो हमारे लिए अच्छा था लड़ने या भागने के लिए। लेकिन अगर वो 24 घंटे ऑन रहेगा तो वो 24 घंटे कॉर्टिजोल रिलीज करेगा, एड्रेनालिन रिलीज करेगा, जिसको हम यूज ही नहीं कर रहे। मैं लड़ा शेर से, वो यूज हो गया कॉर्टिजोल। मैं भागा शेर से, कॉर्टिजोल यूज हो गया, वो एड्रेनालिन में कन्वर्ट हुआ, रश हुआ, मैं भाग लिया। अब मैं भाग ही नहीं रहा हूं, अब तो मैं ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी के अंदर ठंडा एसी चला के गाने सुनता हुआ बैठा हूं। अब वो यूज ही नहीं हो रहा। तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहेगा तो मैं स्ट्रेस में रहूंगा। लेकिन अगर मैंने गहरी सांसें लेनी शुरू की, ब्रेथ वॉक, तो मेरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि हमारा अपान वायु का केंद्र। अभी देखो मेडिकल साइंस ने 2 नर्वस सिस्टम की खोज कर ली। सिंपैथेटिक ऊपर जो हमें फाइट एंड फ्लाइट में रखता है, चिंता तनाव में रखता है, एक पैरासिम्पैथेटिक जो नीचे, जो हमें शांत रखता है, काम रखता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मोड में डालता है, हीलिंग के मोड में डालता है। लेकिन हमारे योगियों ने इसको पंच प्राण बोला है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 5 ढूंढ रखी उन्होंने। हमने अभी 2 ही ढूंढी है मेडिकल साइंस ने, वो 5, प्राण वायु यहां, अपान वायु नीचे। तो जब हम अपान वायु का केंद्र है हमारा नाभि से नीचे, ये ऊपर की तरफ बहती है, प्राण वायु ऊपर से नीचे की तरफ है, ये नाभि से नीचे, ये क्या है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट का केंद्र है। हमारे लोअर 3 सेंटर्स, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, जहां मैंने बोला सभी नेगेटिव इमोशन स्टक हैं, वो वहां तक हमारी सांस जा ही नहीं रही है कि हम उसको सर्कुलेट करें, हम उसको रेगुलेट करें। तो सबसे पहला तरीका, अगर हम दिन में कुछ मिनट गहरी लंबी सांसें लेना शुरू करते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। किसी भी टाइम ले सकते हैं, किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन अगर पेट खाली है उस समय ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपका डायाफ्राम अच्छे से एक्सपैंड हो सकता है और आपको उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन दिन में अगर नहीं समय मिला सुबह सुबह खाली पेट, तो जब समय मिलता है आप इसको तब करो, गहरी सांस लंबी। इससे हम अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन करते हैं। ऑल इज वेल चाचू, ऑल इज वेल।
इसको भी तो समझ में आता है हमारी बॉडी किस स्टेट में है। हमारी बॉडी उस स्टेट में है जो स्टेट हमने इसको माइंड और ब्रेथ से दे रखी है। माइंड में थॉट चल रहे हैं, सिग्नल पे रुका हूं, और ब्रेथ बहुत छोटी है, यहां से यहां वापस निकल जा रही है। शैलो इतनी ज्यादा है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बता रही है कि भैया तू स्ट्रेस में है, तू तनाव में है, तू चिंता में है। लेकिन वहीं अगर वो गहरी सांस कौन लेता है? गहरी सांस तो बच्चा लेता है सोते हुए। कभी सोते हुए देखो पेट फूलेगा उसका। उसको क्या तनाव है, उसको क्या चिंता है, उसको कुछ नहीं मांगना पड़ता, सब मिल रहा है, उसकी तो सब केयर टेकिंग हो रही, वो रिलैक्स्ड है। वो सोते हुए बच्चे को कभी नोट करना, उसके नाभि फूलेगी। हाँ, क्यों? क्योंकि वो रिलैक्स्ड है। तो हमारी बॉडी के पास ये, हमारे डीएनए में, हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में ये स्टोर्ड है कि जब मैं गहरी सांस, हमारे पूरे एंसेस्टर्स से लेके आज तक, कि जब मैं गहरी सांसें लेता हूं तो बॉडी को समझ में आता है कि मैं सेफ हूं, मैं रिलैक्स्ड हूं, मैं ऑल इज वेल चाचू, सब ठीक है। क्योंकि जब भी आप परेशानी में होंगे, आप गहरी सांसें नहीं, आप ऐसे ले रहे होंगे, आप लड़ रहे होंगे, आप और तेज सांस, आप भाग रहे होंगे, आप और तेज सांस। जितनी स्लो सांस, बॉडी को लगता है कि सब ठीक है। आप सोते हुए कोई परेशान नहीं होते ना, सांस कैसे चलती है? नाभि से चलती है। तो इसलिए अगर आपने दिन में नाभि से सांसें लेना शुरू कर दिया, यानी अपने डायाफ्राम को प्रॉपर्ली एक्सपैंड किया, तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है ऑल इज वेल चाचू। दिन में 50 तरह का स्ट्रेस आया, वो कम नहीं होगा। जो भाग्य में लिखा है, जो कर्म है, प्रारब्ध है, अनारब्ध है, वो सब हमें मिलेगा, लेकिन उसको कॉप अप करने की एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। तो पहला तरीका यह है कि हम दिन में कुछ देर गहरी लंबी सांसें लेना शुरू करें। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 ये है कि अगर मैं कुछ समय अपने ब्रेन को बीटा से अल्फा में लेकर के जा सकूं। हमारे ब्रेन के 5 वेव्स अलग अलग लेवल पर निकलते हैं, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा। बीटा ब्रेन वेव का मतलब, जैसे आप यहां पर जब आ रहे थे तब आप बीटा ब्रेन वेव में होंगे, मैं आ रहा था मैं बीटा ब्रेन वेव में होऊंगा। जब हम यहां बैठे तो हम लोअर बीटा में चले गए। बीटा ब्रेन बड़ी तेज है, बीटा ब्रेन वेव। क्या करना है, कौन से क्वेश्चंस, कब, कहाँ, कौन सा ऊपर आना, नीचे आना, कहाँ था, गाड़ी कहाँ पार्क करनी, मुझे बीटा, दिमाग चल रहा है, स्ट्रेस में है, कुछ सोच रहा है, तनाव में। जब हम तनाव में नहीं होते लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में है, तो हम लोअर बीटा में चले जाते हैं। ब्रेन वेव थोड़ी सी शांत हो जाती है, थोड़ी सी शांत। अगर हम इसको और नीचे ले जा सकें, जिसको हम बोलते हैं अल्फा ब्रेन वेव, ठीक है, तो हमारे ब्रेन को ये समझ में आता है, ब्रेन को तो ब्रेन वेव समझ में आएंगे और बॉडी को केमिकल समझ में आएंगे। इसको बातें नहीं समझ में आती, इसको मोटिवेशन नहीं समझ में आती। सर, एक इंसान आया मेरे पास, वो बोला सर मैंने 75 वीडियो देख लिए हैं, मैं कोई एडिक्शन है मुझे, मैं करता हूं और मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। वीडियो देखता हूं, चार्ज हो जाता हूं, अगले दिन सुबह फिर उठता हूं और अपना डब्बी खोलता हूं और करने लग जाता हूं। मैंने कहा ये तो आपकी बुद्धि को समझा रहा है, और जो सिगरेट का पैकेट आप पीते हो उसके ऊपर भी फोटो बनी हुई है। सही बात है। बुद्धि को तो समझ में आ रहा है ये गलत है। मन कहता है एक ही जीवन है भाई, धुएं का आनंद लिए जा। मन को समझ नहीं आ रहा। अंतःकरण में 4 चीजें हैं, बुद्धि, मन, अहंकार और चेतना। बुद्धि को तो समझ आ रहा है, मन कह रहा है मुझे नहीं समझ। मन क्या है? सबकॉन्शियस माइंड, जो कि आपका बॉडी बन चुका है इस टाइम। तो आप जब अल्फा के मोड को ट्रिगर करते हैं, यानी अपनी ब्रेन वेव्स को शांत करते हैं, तो बॉडी एक रिलैक्स स्टेट में जाती है और वो कहती है कोई चिंता नहीं, कोई। ये नशा करके क्या होता है? लॉजिकल माइंड खत्म हो जाता है। आप उस गहरे, ये बेसिकली, लेकिन नशा क्यों सही नहीं है? क्योंकि वो आपको सप्रेस कर दे रहा है, वो खत्म नहीं कर रहा चीज को, वो दबा दे रहा है, आवरण डाल दे रहा है उसके ऊपर। तो अगर हम कुछ देर शांत बैठकर मेडिटेट करने की प्रैक्टिस करें, अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं, तो आप देखेंगे आपके ब्रेन वेव शांत होने लगे। क्योंकि इन दोनों में क्या फर्क है? इसमें जैसे एक तो आपने बताया था ब्रेथ के बारे में बताया। अब सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। हम अपनी ब्रेथ से भी अल्फा वेव को ट्रिगर कर लेते हैं, और जब हम मेडिटेट करते हैं, शांत बैठते हैं, हम कोई विचार नहीं करते, क्योंकि ब्रेन वेव जो बीटा में है, जो स्ट्रेस में है, वो किस चीज से आ रहा है? स्ट्रेस विचारों से ही तो आ रहा है। अगर आपके पास इस समय विचार ना हो तो क्या आप स्ट्रेस कर सकते हैं? नहीं। क्या आप एंग्जाइटी में जा सकते हैं? क्या आप डर में जा सकते? डर में जाने के लिए आपको डर का विचार चाहिए ना। बिल्कुल कि मैं फ्यूचर में क्या होगा, कितने पैसे होंगे मेरे पास, मेरे बच्चों का क्या। ये क्या एंग्जाइटी? एंग्जाइटी का मतलब एंग्शियस होना, फ्यूचर की किसी घटना को लेकर चिंता में जाना। तो फ्यूचर की घटना का विचार मैं आज लाता हूं तो मैं परेशान होता हूं। अगर मेरे पास विचार ही नहीं है तो मैं न परेशान हूं न मैं खुश हूं, मैं न्यूट्रल हूं। तो अगर हम कुछ देर रिलैक्स बैठें, दिन में हम ऐसा 5, 10, 15 मिनट से भी शुरू करें और इसको धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, तो आप देखोगे ब्रेन वेव्स रिलैक्स होने लग जाती हैं। एंड द वे यू डू वन थिंग, द वे यू डू ऑल। जब आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भी दिन में अपनी ब्रेन वेव्स को रिलैक्स करते हो, तो धीरे धीरे मसल मेमोरी ट्रेन होती है। आपका शरीर ट्रेन होता है कि ये बंदा सिर्फ एजिटेशन के मोड में नहीं रहता, फाइट एंड फ्लाइट के मोड में नहीं जाता, ये रिलैक्स भी होता है। तो जब वो रिलैक्स होता है तो वो स्ट्रेस को कॉप अप करता है।
आपका ब्रेन वेव जब शांत होती है तो बॉडी से कॉर्टिसोल नहीं निकलेगा, बॉडी से एड्रेनलिन नहीं निकलेगा, और जब ये दोनों नहीं निकलेंगे तो आप पीस का केमिकल रिलीज करोगे जो कि है ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। और जब ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन निकलता, आप स्ट्रेस में नहीं जा सकते सर। ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन आपको पीस और लव देता है। आप किसी भी घटना को देख करके आप तनाव में नहीं जाओगे अगर ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन निकलेगा तो। ये कब निकलेगा? जब ब्रेन अल्फा ब्रेन वेव में होगा। अल्फा में कैसे होगा? जब आप शांत बैठे बिना किसी विचार के। अब लोग बोलते हैं सर मुझसे मेडिटेशन नहीं होता या मैं कर नहीं पाता, तो मैं बोलता हूं कुछ ना करो, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ, ये भी आपको शांत कर देगा। क्योंकि विचार प्रेजेंट का नहीं है, वो या तो पास्ट का है या फ्यूचर का है। प्रेजेंट में कोई तनाव नहीं है। प्रेजेंट में क्या है? सिर्फ सांस है, ये अंदर गई, ये बाहर आई, मैं क्या कर रहा हूं, अपने हाथ को टच कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। आप सुन रहे हो तो केवल मुझे सुन ही रहे हो, आप बोल रहे हो तो केवल आप बोल ही रहे हो। आपका दिमाग ना पास्ट में जा रहा है ना भविष्य में जा रहा है, वो सिर्फ प्रेजेंट में है। तो इससे भी आपकी ब्रेन वेव्स स्लो डाउन हो जाती हैं। और जब आपने अपने ब्रेन को, बॉडी को ट्रेन कर दिया ये करने के लिए, तो तनाव जो आएगा उसको आपकी बॉडी ईटअप कर जाएगी, उसको मैकेनिज्म समझ आ जाएगा उसको ईटअप करने का, क्योंकि इसको रिलैक्स होना आता है। लेकिन हमें बचपन से आज तक ये रिलैक्सेशन की टेक्निक कभी बताई नहीं गई, सिखाई नहीं गई। आज बल्कि मैं कहता हूं लोगों को कि आप स्कूल्स में इतना सब कुछ पढ़ाते हो, आप योगा जरूर करवाओ स्कूल में, आप प्राणायाम जरूर करवाओ, आप मेडिटेशन जरूर सिखाओ, आप ब्रेथ वर्क जरूर बताओ बच्चों को। क्योंकि बच्चे कितना पढ़ जाएंगे, उससे क्या कर जाएंगे, इससे ज्यादा जरूरी है कि जब उनके जीवन में डिफिकल्ट परिस्थिति आएगी तो वो उसको हैंडल कैसे करेंगे, वो ज्यादा जरूरी है। तो ये अगर हम थोड़ी देर अपने साथ 5 मिनट से भी शुरू करके मेडिटेटिव स्टेट में बैठना शुरू करें, तो मैं कहता हूं बॉडी सीखेगी, एक नया मैकेनिज्म डेवलप करेगी, और स्ट्रेस, डिप्रेशन धीरे धीरे हम इस देश से ही जड़ से बाहर निकाल सकते हैं अगर हमारे ऋषियों की, मुनियों की, उन योगियों की वैदिक साइंसेज, वो मेडिटेशंस अगर हम बच्चों में आज उतारना शुरू कर दें तो। अनुराग भाई, मैं एक छोटा सी चीज़ अगर आपके साथ शेयर करूँ, मैं खुद भी स्कूल रन कर रहा हूँ, तो PRS ग्लोबल स्कूल नाम है उनका, और वो उसका आइडिया भी यही था कि एक ऐसा स्कूल बनेंगे जहां हम अपनी जो भारत की जो संस्कृति है, जो हमारे साइंसेज है, हम उनको अप्लाई कर सकें। तो उसमें 2 चीज़ें तो मैं जानता था, थोड़ा बहुत जो भी जानता था, जिसमें एक वैदिक मैथ्स है, एक मेमोरी की टेक्निक्स। मेरा कंसेप्ट ये था, अगर किसी बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी हो गई और किसी बच्चे की अगर मेमोरी अच्छी हो गई कि जो भी कुछ वो पढ़े वो याद हो जाए, तो उस बच्चे का स्ट्रेस बहुत हद तक कम किया जा सकता है और वो किसी भी एग्जाम को इजीली फेस कर सकता है। फिर आप लोगों की वीडियोस देखकर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। अब धीरे धीरे स्कूल में मेडिटेशन की क्लासेस, योगा, है ना, ये सारी चीज़ें हमने शुरू कर दी है, और उसका रिजल्ट ये आया कि बच्चा है ना हंसते हुए स्कूल आता है और हंसते हुए जाता है, और यही हमारी सबसे बड़ी सक्सेस है। क्या बात है। तो 2 स्टेप आपने कवर किए, तीसरा स्टेप क्या है उसमें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का ये जो हमारी लाइफ में स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें आ रही हैं, इनको कॉप अप करने के लिए सबसे बड़ा मैकेनिज्म यही है कि हम अपने ब्रेन को अल्फा वेव में लेकर के जाएं। अब उसके लिए हम 10, 20, 50 कुछ भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हम अपनी ब्रेथ को सबसे पहले उसके ऊपर काम करते हैं, दूसरा हम मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, तीसरा एक बहुत एंशेंट, बहुत प्यारी टेक्निक है। इस टेक्निक को बोला जाता है साउंड हीलिंग। मतलब आज हम इसको साउंड हीलिंग बोल रहे हैं, लेकिन हम इसको मंत्रोच्चारण के नाम से जानते हैं। ये सबसे अंडररेटेड चीज है, आपको पता, सबसे अंडररेटेड। मतलब कोई इसके ऊपर न तो बात कर रहा है ना काम कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया ओम के उच्चारण के ऊपर, और हमारे जितने भी लोग आप देखोगे कि पुराने समय में, मतलब ये अभी तीसरी टेक्निक की हम बात कर रहे हैं, मैं एक और चौथी बताऊंगा, इससे ही बिल्कुल कनेक्टेड है। जितने भी लोग आप देखोगे वो कीर्तन करते, भजन करते, भगवान का नाम लेते, चैंटिंग करते, मंत्रोच्चारण करते। बेसिकली इसका मकसद क्या था? हर एक मंत्र अपने आप में एक पोर्टल है, अपने आप में एक कोड है इस यूनिवर्स की, जो ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस हैं, हीलिंग एनर्जीज हैं, 528 हर्ट्ज, 438 हर्ट्ज, 111, इन सब के साथ कनेक्ट करने का। तो अगर हम साउंड हीलिंग के साथ, मतलब ये फैंसी टर्म है, अगर हम मंत्रोच्चारण के, और ये हर एक रिलीजन में आपको, मैं ऐसा नहीं कि मतलब मैं अपने किसी रिलीजन की बात कर रहा हूं, हर एक रिलीजन में आपको मिलेगा। इनफैक्ट कई बार मैं ओम की बात करता हूं तो ये आपको हर रिलीजन में मिलेगा, कहीं ओम, कहीं एक ओमकार, कहीं आमिन, कहीं एम, हर एक रिलीजन में चैंटिंग मिलेगा कहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम, जो भी व्यक्ति कहीं स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, तनाव में किसी भी तरीके के जा रहा है, अगर वो किसी भी तरीके से मंत्रोच्चारण करना शुरू करे, अगर वो ओम का उच्चारण करना शुरू करे, अगर वो गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू करे, अगर वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू करे, तो बेसिकली ये मंत्र नहीं थे,
ये किसी बाहर बैठे भगवान को खुश नहीं करना था, ये अपने अंदर बैठे भगवान को मजबूत करना था, क्योंकि इनके जो कोड्स थे ये बेसिकली वो साउंड, वो ध्वनियां प्रोड्यूस करते थे जिससे कि हम वो अल्फा की स्टेट में कनेक्ट होते थे, और ये साउंड्स जो थी ये हमें हील करती थी। और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ओम का उच्चारण करना। ओम कोई शब्द नहीं था, ओम एक ध्वनि, 3 ध्वनियों का समूह है, अ, उ और म। ये 3 ध्वनियां, इन तीनों ध्वनियों से ये पूरा ब्रह्मांड बना है, ऐसी बहुत सी फिलॉसफीज मानती हैं। बहुत सी फिलॉसफीज ये भी मानती हैं, बहुत से ट्रेडिशंस ये मानते हैं कि ये ब्रह्मांड का जो ध्वनि जो ब्रह्मांड से आ रही है वो भी अ, उ और म की साउंड ही है। जो सूर्य से ध्वनि आ रही है वो भी ये साउंड ही है। और बेसिकली जब हम इस साउंड का उच्चारण करना शुरू करते हैं तो हम उन यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने लग जाते हैं। और जब हम ये प्रक्रिया करते हैं इससे हमारी ब्रेन वेव्स बहुत शांत होती हैं। ओम के ऊपर तो इतनी रिसर्चेज, इतनी स्टडीज अवेलेबल हैं कि कैसे लोगों के जीवन में इसने ड्रामेटिकल चेंजेस लेकर के आए। तो मैं कहता हूं अगर कोई भी स्ट्रेस में है, आप कोई मंत्रोच्चारण कर सकते हैं, आप महामृत्युंजय कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं। ये सब साइंटिफिक चीज़ें थी, लेकिन अगर आपको ये याद नहीं होते या आपसे नहीं पढ़े जाते या समय नहीं मिलता तो सुबह 5-10 मिनट अपने साथ बैठिए और खाली बैठ करके ओम का उच्चारण। अभी कुछ समय पहले मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, लोगों ने इतना पसंद किया और लोगों के कमेंट्स आज आते हैं मेरे पास, तो इतनी खुशी होती है कि क्योंकि मैंने तो नहीं बनाया, ये तो हमें वैदिक काल से ये चीजें मिली। और आप देखो हमारा कोई भी मंत्र बिना ओम के शुरू ही नहीं होता। उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जी जरूर। कोई भी हमारा मंत्रोच्चारण हम बिना ओम के शुरू ही नहीं होता। तो मैं कहता हूं आप, ये इतनी अंडररेटेड चीज है, क्योंकि हिम्मत भाई क्या होता है, जो चीज फ्री में अवेलेबल है ना उसकी कदर नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, मतलब मैं ऐसा एक मजाक में बोलता हूँ, एक इंसान मुझे मिले एयरपोर्ट पे, मैं जा रहा था, भागे भागे फटाफट से बैग लेके आए, वो बोले सर 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 आप वो बताओ सर, मैं ऐसा डिप्रेशन में मैंने उसको बोला, मैंने कहा जी आपको क्या करना है, आपको रिदमिक रिलीज ब्रीदिंग और अल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग करनी है और बैलेंस्ड ब्रीदिंग हो जाएगी। इससे बोलो हाँ अल्टरनेट कैसा, अल्टरनेट नेजल कैसा होगा? मैंने कहा अनुलोम विलोम। अच्छा सर कुछ और बताओ ना। मैं कहा जब मैं अल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग बोल रहा था बड़ा मजा आ रहा था। अनुलोम विलोम यार कुछ और बताओ। हमने इतना अंडर एस्टिमेट किया हुआ है कुछ चीजों को, जिसमें से ये हमारे मंत्र हैं, शक्ति है इनमें, और ये शक्ति किसी बाहर के भगवान के लिए होगी, मैं मतलब उससे डिनाई नहीं करता हूं, लेकिन मैं कहता हूं उससे बड़ा ये हमारे अंदर सिस्टम को रीसेट करने के लिए था। तो 5 मिनट अपने साथ बैठें, ओम का उच्चारण करें, देखें ब्रेन वेव्स कैसे रिलैक्स और कैसे शांत हो जाती हैं। और आप कहोगे कि मतलब ये आप जब कोई प्रैक्टिस करेगा ना, अगर इस वीडियो को सुन के किसी ने, ये एक व्यक्ति ने भी किया, मैं दावे से कहता हूं वो कम से कम 100 लोगों को बताएगा कि भाई जो दवाई खा रहे हो खाते रहो, लेकिन एक बार ओम का उच्चारण करना शुरू करो। वाइब्रेशन होती है सर अंदर, लोगों की बॉडी के लंप्स बम्प्स पिघलने लगते हैं, गांठें पिघलने लगती हैं, ऐसा कंपन होता है शरीर के अंदर ओम का। और आप कभी भी उच्चारण करेंगे ना, हमारे नाभि के नीचे के एरिया से आता है, हमारे मूलाधार से। ऊ हमारी नाभि से आता है, म हमारे कंठ से आता है। आप कभी प्रोनाउंस करके देखिए, उ और म, ये तीनों जो केंद्र हैं, आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा लोअर, हमारा एनर्जी सेंटर है, हमारा मीडियम एनर्जी सेंटर है और हमारा ये एनर्जी सेंटर है, ये तीनों हमारे वात पित्त कफ को भी दर्शाते हैं। ये जो हमारा कंठ है, जिसको कंठकूप बोलते हैं, आप म का उच्चारण करेंगे, यहां से होगा, ये हमारा कफ का केंद्र है। आप ऊ का उच्चारण, ऊ आप देखेंगे नाभि से आएगा, पेट से आएगा, ये हमारा पित्त का केंद्र है। और उससे नीचे हमारी टांगे, हमारा सब कुछ हमारे वात का केंद्र है। तो ये हमारे वात पित्त कफ को बैलेंस करने की एक लौती प्रक्रिया थी ओम का उच्चारण। क्या शरीर को स्वस्थ रखने का विज्ञान बनाया हमारे लोगों ने। आप देखो, हमें लगता है कि दवाई खाना ज्यादा बढ़िया है, बजाय कि हम ओम का उच्चारण कर लेंगे। अरे यार हम तो रिलीजियस है ही नहीं, अरे हम तो भगवान में नहीं। अरे मत मानो, आप एक बार करके तो देखो, अंदर बैठे परमात्मा ऐसे प्रसन्न होंगे कि आपको, वो लोग कहते हैं ना वरदान मिल गया, तो वरदान अंदर ही कहीं मिल जाता है जब इन चीजों को हम पालन करते हैं, इनको उतारते हैं। क्या बात। अनुराग भाई, साउंड हीलिंग के बाद एक और स्टेप है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी ज़रूर। और मैंने इसलिए बोला कि ये इंटरकनेक्टेड है क्योंकि मुझे यहाँ से ये याद आ जाता है। ये भी बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, इसलिए कम लोग इसको चुनते हैं करना। ये है क्लैप करना, ताली बजाना, क्लैपिंग थेरेपी। मैं इसको थेरेपी बोलता हूँ। और आप देखोगे हमारे जितने भी कीर्तन होते हैं, हमारी जितनी भी भजन संध्याएं होंगी, कुछ भी होंगी, सब में क्लैपिंग, ताली, कव्वाली होगी, ताली बजाई जाएगी, हर जगह गाना होगा, ताली बजाई जाएगी। हमारे योग ने हमें ये बताया कि हमारा जो प्राणमय कोश है उसमें 72,000 नाड़ियां प्रवाहित करती हैं।
चाइनीज मेडिसिन इनको मेरिडियंस बोलता है, और इन मेरिडियंस के जो एंडिंग नोड्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो हमारे पाँव के तलवे में और हमारे हथेलियों में हैं, जिनको आज हम एक्यूप्रेशर की साइंस से भी जानते हैं कि हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो हम लिवर के ऊपर काम कर रहे हैं, यहाँ से प्रेस करेंगे तो हार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी पूरी बॉडी का पूरा तंत्र बैलेंस होने लगता है, साथ ही हमारा मन बैलेंस होने लगता है जब हम क्लैप करते हैं। हमारी पूरी नाड़ियों के मेरिडियंस के एंडिंग पॉइंट्स हैं यहाँ, और आप 5 मिनट जब आप ऐसे क्लैपिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि वाइब्रेशन हाथ में होने लगी है, भयंकर वाइब्रेशन। तो रोज सुबह 5 मिनट निकालो, मतलब लोग पुराने समय में तो ये भजन कीर्तन में ही निकाल लिया करते थे, अब हम वो करते नहीं है, तो हम 5 मिनट निकालें और रोज सुबह ताली बजाएं। आप ताली बजाओ और ऐसे ताली बजाओ कि ताली की पूरी आवाज़ है, पूरे हाथ। इस पर भी एक वीडियो है, इस पर भी याद आ गया। तो वो पूरी साइंस उसमें क्लियर की हुई है, बाकायदा रिसर्च के एविडेंसेस हैं कि आज, और मैं तो कई बार ये बात मजाक में बोल देता हूँ लेकिन ये बड़ी सीरियस लेने वाली बात है। आप या आपके कोई भी जानकार या मैं या कोई, हम कभी ना कभी हॉस्पिटल में जरूर गए होंगे, बहुत बार हम हॉस्पिटल हमने विजिट किया होगा। क्या आपने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी असली किन्नर को हॉस्पिटल में देखा है? नहीं देखा। और ये सिर्फ आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मतलब मैं तो ओपन कैमरा पे बात, किन्नर को नहीं देखा। असली किन्नर मतलब ऐसा नहीं, जो असली किन्नर है वो नहीं, जो आप ये सड़कों मतलब कई बार बन जाता है। असली किन्नर जो है, आपने उसको हॉस्पिटल में नहीं देखा होगा सर। नहीं देखा। जब वो कोई एक शक्ति चीज लेता है ना, वो बदले, आप देखोगे किसी एक व्यक्ति की आंखें नहीं है, ऊपर वाला उसके गले में ऐसा सुर दे, क्योंकि एक सेंस कम होती है ना, से कुछ ना कुछ उसका पूरक कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है। तो उनको अगर एक छोटी सी ऐसी चीज दी गई तो बदले में उनको एक ताकत दी गई कि जाओ स्वस्थ रहोगे। ये जो प्रक्रिया थी, ये इतनी खूबसूरत प्रक्रिया है कि अगर हम अपने हाथों को, इन मेरिडियंस को लगातार स्पंदित करते हैं, हम इनको वाइब्रेशन देते हैं, इनको हम, अब मुझे तो नहीं पता लिवर का पॉइंट कौन सा है, हार्ट का कौन सा है, किडनी का कौन सा है, दिमाग को शांत करने का कौन सा है, तो सारे ही कर लो ना। जरूरी थोड़ा कि एक में दिक्कत है तो उसी पे काम, सब पे काम कर लो। तो माइंड ऐसा रिलैक्स होता है जी। 5 मिनट, और भजन कोई लगा लो, साथ में ताली बजा लो, तो आनंदित हो जाओगे, सोने पे सुहागा हो जाएगा। और नहीं तो सुबह सुबह 5 मिनट आप क्लैपिंग थेरेपी कीजिए, देखिए माइंड कैसे रिलैक्स होता है। और पूरे दिन भर ये आपको, क्योंकि आपका पूरा बॉडी जो है इससे प्रभावित हुआ है। हम दिन भर में स्ट्रेस में कैसे जाएंगे हिम्मत भाई? हम स्ट्रेस में जाएंगे जब हमारा कॉर्टिजोल रिलीज होगा। सही बात। जब हमारा एड्रेनालिन रिलीज होगा। आप डॉक्टर से जाके पूछो स्ट्रेस का मतलब क्या है, वो बोलेगा कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन। प्लेजर का मतलब क्या है, डोपामिन। लव का मतलब क्या है, ऑक्सीटोसिन। पीस का मतलब क्या है, सेरोटोनिन। मतलब केमिकल जो रिलीज होगा वैसे ही तो रिएक्ट करेंगे। तो अगर आपने अपने पूरे शरीर को स्टिमुलेट किया, आपके किडनीज, आपके पैनक्रियाज, आपके एड्रेनालिन ग्लैंड स्टिमुलेट हुए, और ये हर छोटी बात पे कॉर्टिजोल नहीं रिलीज कर रहे हैं, ये एड्रेनालिन नहीं रिलीज कर रहे, तो आप स्ट्रेस में जाओगे कैसे? आप उस घटना को, वो जो आपके साथ लग रहा है गलत हो रही है, आप उसको भी पॉजिटिव लेना शुरू कर दोगे, क्योंकि केमिकल ही रिलीज नहीं हो रहा भाई। कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं यार बड़ा बुरा हो रहा है, तू हंस रहा है। वो कहता है भाई फील ही नहीं आ रही, फील ही नहीं आ रही। हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हम फट से स्ट्रेस में चले जाते हैं। किसी दूसरे के साथ हुआ तो हमें तो फील नहीं आ रही, क्योंकि हमारा केमिकल रिलीज नहीं हुआ। तो अगर हमने अपने बॉडी के हर एक अंग को स्पंदित किया और इसको बैलेंस किया, तो वो केमिकल्स कम रिलीज होंगे, जिससे कि हम वो चिंता, तनाव, अवसाद में कम जाएंगे। आपने 4 चीज़ें बताई, और मुझे लगता है कि मॉर्निंग में ज़्यादा कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आधा घंटा, मतलब 23.5 घंटे आप कुछ भी करो, आपका ब्रेन हाई एनर्जी लेवल पे रहेगा, आपका माइंड सेट रहेगा, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। सिर्फ आधा घंटा, उसमें जो आपने बताया ब्रेथ वॉक करना है, थोड़ा सा मेडिटेट करना है, साउंड हीलिंग का आपने बताया, मंत्रोच्चारण करना है, और क्लैपिंग। कितने आसान से स्टेप्स है, कितने आसान। लेकिन वही है ना भाई, बेसिक्स लग रहा है, लेकिन इनके पीछे का साइंस अगर जानना है तो भाई ने बहुत डिटेल में इन पे वीडियोस बनाई है। उन सब का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक एक वीडियो को देख लेना, उनके पीछे का साइंस आपको पता चल जाएगा। भाई मैं भी है ना एक चीज़ पे काम करता हूँ, मैं कहता हूँ 20-20-20 का सिद्धांत, 20-20-20 प्रिंसिपल। मैं कहता हूँ आपकी 3 चीज़ें, आपका ब्रेन, बॉडी और आपका माइंड। आप अपने मन को सेट कर लो, आप अपने दिमाग को सेट कर लो, और आप अपने शरीर को सेट कर लो। इसके लिए 20-20-20 का सिद्धांत अपना लो। कोई 20-20-20 का नहीं कर पाए तो कोई 10-10-10 का कर लो। उसमें क्या होता है कि पहले आपको अपने मन को सेट करना है। अब मन 2 चीज़ों से सेट होता है। एक होता है व्हाट एंड वाई से, क्या करना है,
क्यों करना है। अगर आप अपने ब्रेन को क्रिस्टल क्लियर बता देते हैं तो मन आपके हिसाब से चलेगा। दूसरा मेडिटेशन, तो मैं कहता हूँ सिर्फ 10 मिनट ये काम कर लो, फिर अगले 10 मिनट जो आपका ब्रेन है, दिमाग, वो तो हार्डवेयर है ना, उसकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। भाई जो स्टूडेंट्स हैं, जनरली पॉडकास्ट को स्टूडेंट्स देखते हैं, वो कहते हैं सर पूरे दिन पढ़ना पड़ता है, ब्रेन थक जाता है। नहीं थकेगा, अगर 10 मिनट भी दे दोगे। ब्रेन की 3 रिक्वायरमेंट है, ब्रेन को O2 चाहिए, ब्रेन को H2 चाहिए और ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए। कि ज़्यादातर कोशिश करो घर का बना खाना खाओ, उससे ब्रेन को ग्लूकोज मिल जाएगा, बाहर का ग्लूकोज नहीं। दूसरा H2, भाई पानी पीते रहो, फ्री है, पानी पीते रहो। बाहर से आपको कोई बहुत ज़्यादा दूसरी जो चीज़ें हैं मेडिकल स्टोर पे जो अवेलेबल है, वो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं। पानी से बड़ी मेमोरी ड्रिंक कोई है ही नहीं, है ना। और O2 के लिए थोड़ा सा अपना जो अनुलोम विलोम कर लो, है ना, ब्रेथ वॉक कर लो, और एक थोड़ा सा 10 मिनट के लिए कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लो। अगर आधा घंटा भी, मैं भी वही कह रहा हूँ, आधा घंटा भी अगर दे देते हो, आपका माइंड सेट है, आपका ब्रेन सेट है, आपकी बॉडी सेट है, पूरे दिन काम करो ना, कुछ भी, मतलब आप कुछ भी कर सकते, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। इसके बाद आप न्यूरो साइंस पे भी काम करते हैं, क्या होता है न्यूरो का मतलब है हमारा दिमाग, और साइंस मतलब उसका विज्ञान। हमारे दिमाग को, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले भी एक ऐसी बात कर रहा था कि दिमाग इतनी जटिल प्रक्रिया है, इतनी ऐसी चीज़ है जिसको हमें जानने में अभी भी और 500, 700, 1000, 2000 साल लगेंगे। तो इसको समझने का जो धीरे धीरे मॉडर्न मेडिकल साइंसेज या न्यूरो साइंसेज जो पैटर्न्स डिस्कवर कर रही हैं, आप देखोगे वो कहीं ना कहीं हमारे बहुत पुराने पैटर्न से मिलते जुलती चीज़ें हैं। तो न्यूरो साइंस, जैसे अभी न्यूरो साइंस की एक स्टडी रिसेंटली पब्लिश हुई थी कि गायत्री मंत्र से हमें हमारे दिमाग को कितने बेनिफिट्स मिलते हैं, हमारे माइंड को कितना रिलैक्सेशन मिलता है। ओम के ऊपर 3-4 स्टडीज़ मैंने पढ़ी, बहुत बढ़िया। जो वीडियो में आपने जो बात की उसके मैंने लिंक में भी दिया हुआ है, ओम की जो स्टडीज़ हैं जो उसके ऊपर हुई, तो उससे हमें कितना बढ़िया बेनिफिट मिलता है। तो न्यूरो साइंस मुझे लगता है जो हमारे वैदिक काल में जो एक्चुअल न्यूरो साइंस के ऊपर काम किया जाता था, वो एक्चुअल साइंसेस थी जो उन न्यूरॉन्स के बकायदा अंदर तक घुस के जो रिपेयर कर सकती थी, उनको ठीक कर सकती थी, उनके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकती थी। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी न्यूरो साइंस तो जो अभी हमने जो 3-4 बातें की ना, ये सबसे बड़ी न्यूरो साइंस है। ये आपके दिमाग को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है, जिंदगी के हर एक आयाम को टच करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को अपने जीवन में अपना ले, तो मैं ये नहीं कहता, मैं हमेशा बोलता हूं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मेरी बात कभी मत मानो जो मैं बोल रहा हूं, आप ये समझो कि ये इंसान झूठ बोल रहा है और हमें प्रूव करना है कि ये झूठ बोल रहा है। प्रूव कैसे करोगे? जो मैं बोल रहा हूं वो करके देखो। सही बात। और प्रूव करो कि आदमी झूठ बोल रहा है। और मैं तो चाहता हूं कि आप मुझे प्रूव करो कि मैं गलत हूं। लेकिन अगर आप इन सबको करने लगोगे, आपको समझ में आएगा कि ये वाकई चीज़ है। इसीलिए मैंने बोला कि एक इंसान ने भी किया ना, वो 100 को बताएगा, क्योंकि उसको समझ आएगा भाई ये तो फ्री था, लगा ही कुछ नहीं, और माइंड इतना ज़्यादा रिलैक्स हो गया। तो न्यूरो साइंस आज जितनी भी मॉडर्न साइंसेज जो डेवलप हो रही हैं, चाहे न्यूरो साइंसेज हो, चाहे एपीजेनेटिक्स हो, चाहे साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी हो, ये सब साइंसेज क्या इशारा कर रही हैं? ये कह रही हैं कि वो टेक्निक्स जो माइंड को बैलेंस कर सकती थी, वो कहीं भी फिजिकल चीज़ों में नहीं थी, वो कहीं भी दवाइयों में नहीं थी, वो कहीं भी बाहर किसी आडंबर में नहीं थी, वो सब अंदर थी। उनके साथ कनेक्टिविटी के टूल्स हमें हमारे योगियों ने दिए। ज़रूरत है तो सिर्फ उसको फॉलो करने की। और न्यूरो साइंस घर बैठे बैठे आपका विज्ञान, आपके रिलीजन ने, आपके धर्म ने, आपके बड़े लोगों ने आपको दिया हुआ है, बस हम उनको छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है, और हम भूल रहे हैं और बाहर के लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। मैं अभी, मेरा US ट्रिप था, मैं 1 महीने के लिए अमेरिका में था। मैं देख रहा हूं सर, मतलब वो लोग योग के लिए दीवाने हैं। बिल्कुल। $2,000 पे कर रहे हैं योग की क्लासेस के लिए। हमारी चीज़ों पे बाहर के लोग रिसर्च कर रहे हैं, हमारी या जो भी। लेकिन आप ये देखो, अभी आप कभी ऋषिकेश जाओ ना, वहाँ ऋषिकेश इज द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नाउ। ऋषिकेश में आपको जितने इंडियंस मिलेंगे उतने ही फॉरेनर्स मिल जाएंगे आपको। बहुत टूरिज्म इस टाइम ऋषिकेश का बड़ा पीक पे है। वो लोग वहाँ से आ किस लिए रहे हैं आप जानते हैं? यहाँ पर योग सीखने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर क्रिया योग सीखने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर प्राणायाम सीखने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर चक्रों का विज्ञान कुंडलिनी सीखने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर षट चक्र निरूपम पढ़ने के लिए आ रहे हैं। यहाँ से पढ़ रहे हैं और वो लोग इसकी कदर कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अब बाहर से अंदर की जर्नी पर आ रहे हैं और हम लोग अंदर से बाहर की जर्नी पर जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आप जैसे लोग जब ये चीज़ों को लोगों के साथ उजागर करते हैं, बताते हैं, लोगों को चेतना आती है, तो मुझे लगता है कि हम भी दूर नहीं हैं। हमारे पास, हमारी जड़ों में हमारे पास वो विज्ञान है। न्यूरो साइंस की हर पद्धति, हर एक चीज़ हमारे वैदिक लोगों ने हमको दे के रखी है। ज़रूरत है तो सिर्फ उसको फॉलो करने की, उसको अपने जीवन में उतारने की। क्योंकि कई बार लोग हमारे पास, हमारे रिट्रीट्स में आते हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि सर जब यहाँ पर आया
तो ये प्रश्न लेकर के आया था कि ये इंसान जो कर रहा है इसको ट्राई करते हैं, हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इतनी चीज़ें ट्राई करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आया हूँ और मैंने ये सब चीज़ों को किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है हर एक इंसान को, और वो है अपने अंदर उतरना। ये जो चीज़ें जो हमारे इंटरनल स्टेट को बैलेंस कर सकती थी, हमारे रिचुअल्स, हमारे मंत्र, हमारे ये जितनी भी चीज़ें, हमारे विज्ञान जो थे, चाहे वो कुंडलिनी का विज्ञान हो, चाहे वो सप्तचक्र का विज्ञान हो, चाहे वो सांसों का विज्ञान हो, इनके साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो सारा का सारा साइंस हमारे पास उस कुदरत ने, उस परमात्मा, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जो नाम दो, उसने हमारे अंदर दिया है। ज़रूरत है तो बस उसमें टैप इन करने की। एक बार जिंदगी यूं बदलती है, आप यकीन नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। जब हम इस साइंस की बात कर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, स्कूल में भी आते हैं, वैसे भी मिलते रहते हैं, और अपने बच्चे को लेकर आते हैं कि मेरे बच्चे की तो मेमोरी बहुत वीक हो गई, इसका तो दिमाग ये तो बहुत ज़्यादा एवरेज है, बिलो एवरेज है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। फिर मैं उस पेरेंट्स को आराम से बैठाता हूँ, मैं कहता हूँ ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। बोले क्या न्यूरॉन होते हैं? वो असंख्य न्यूरॉन होते हैं, जैसे आकाश में तारे हैं। तो मैं एक न्यूरॉन को पकड़ता हूँ कि मैं वो एक न्यूरॉन की, आपको पता है क्षमता कितनी है? एक के आगे अगर मैं 28 नोट्स लगा दूं, एक के आगे अगर 28 जीरो लगा दूं, इतनी इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन में आ सकती है। फिर मैं उनको दूसरा एग्जांपल देता हूं कि आपको पता है ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होते हैं? तो एक ओलपिन की जो टिप उस पर 20,000 न्यूरॉन फिट बैठाए जा सकते हैं। तो ऐसे असंख्य न्यूरॉन आपके बेटे के ब्रेन में है। आप कैसे कह रहे हो कि उसकी मेमोरी वीक है? आप कैसे कह रहे हो कि वो बिलो एवरेज है? बस उसको उस ब्रेन को यूज करने का तरीका नहीं आता जो हमारे नेचर ने हमें दिया। मैं भी 12वीं में 2 बार फेल हुआ था, मेरे भी बहुत कम मार्क्स आए थे, और आज मैंने बहुत सारे नेशनल रिकॉर्ड बना दिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए, बस उसको यूज करने का तरीका मिल जाए। तो पेरेंट्स को जब हम समझा के भेजते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ अब कुछ हो सकता नहीं। अपने ही बच्चों को ऐसे ऐसे लेबल लगा के कि ये बिलो एवरेज है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये निकम्मा है, बहुत सारी चीज़ें। भाई न्यूरो साइंस को तो आप इतनी मतलब आसानी से आप समझाते हैं ही, साथ में हेल्थ को भी आपने कनेक्ट कर, इन दोनों को कनेक्ट कैसे किया आपने? देखिए, जब हम माइंड की, न्यूरो साइंस की, या हम बॉडी की, या हम हेल्थ की बात करते हैं, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे मैंने अभी बात की कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया कि हम 5 कोशों से बना हुआ एक पिंड है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये सभी कोश आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। हमारे जैसे हम मान लो आज कई बार हम बीमारियों की बात करते हैं और हम ऐसा बोलते हैं कि आज 90% से ज़्यादा बीमारियां आज ऐसा धीरे धीरे सामने आ रहा है कि ये साइकोसोमैटिक हैं। साइकी का मतलब हमारा ब्रेन, सोमा का मतलब हमारी बॉडी। की माइंड और बॉडी इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं कि माइंड का पूरा प्रभाव बॉडी के ऊपर पड़ रहा है और बॉडी जो भी काम कर रही है उसका पूरा प्रभाव हमारे माइंड के ऊपर पड़ रहा है। तो माइंड और बॉडी इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं कि हम कुछ भी सोच रहे हैं, उसी सोच के बेसिस पर, विचारों के बेसिस पर हमारी बॉडी कुछ केमिकल्स रिलीज कर रही है, और हमारी बॉडी जो भी प्रक्रियाएं कर रही है उसी के बेसिस पर हमको नए थॉट्स आ रहे हैं और उसी के बेसिस पर फिर से केमिकल रिलीज हो रहे हैं। तो माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों इतने ज़्यादा इंटरमिंगल्ड हैं, इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं कि हम इनको अलग करके देख ही नहीं सकते। बिना माइंड के बॉडी की कल्पना नहीं है और बिना बॉडी के माइंड कुछ नहीं है। मैं एक वाक्य आपको बताना चाहूँगा कि एक बार गौतम बुद्ध की स्टोरी हमने पढ़ी बचपन में, हम सब, हमारी किताबों में हुआ करता था। कहते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो देवताओं ने फूल बरसाए। ऐसा हमने पढ़ा बचपन में, मैंने तो पढ़ा कि एक बुक में लिखा देवताओं ने फूल बरसाए। मैं बड़ा जिज्ञासु रहता था, मैं कहा देवता लोग गौतम बुद्ध के एनलाइटेंड होने पे फूल क्यों बरसाएंगे? वो देवता हैं पहले, भगवान पहले, वो तो देवता हैं। सही बात। बहुत समय बाद ये समझ में आया कि जो गौतम बुद्ध ने किया वो देवताओं के लिए भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो करने के लिए शरीर और मन की आवश्यकता थी। उनके पास वो शरीर नहीं है, वो मृत्यु लोक में नहीं आए, उनके पास बॉडी नहीं है, अन्नमय कोश नहीं है। तो जीवन में हम जो भी करना चाहते हैं, बाकी सब तो जब हम शून्य में जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं, यहाँ से दुनिया से चले जाते हैं, तो वो सब कुछ रेस्ट पे चला जाता है। इसीलिए बोलते हैं रेस्ट इन पीस, RIP। वो रेस्ट पे चला जाता है। जब शरीर मिलता है तो वो सब चीजें फिर से आती हैं, हमें फिर से मौका मिलता है जीवन में कुछ करने का। तो गौतम बुद्ध के पास ये शरीर था, जिस वजह से वो शरीर से पार निकल के अपने आप को आत्मा स्वरूप, अपने आप को एनर्जी के क्षेत्र में देख पाए। इसलिए उन्होंने फूल बरसाए कि हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है, हम भी एनलाइटेंड नहीं हो सकते। हम देवता जरूर हैं, उच्च कोटि के जरूर हैं, लेकिन इससे भी ऊपर जाने का रास्ता हमारे पास नहीं है। तो माइंड और बॉडी इतने ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं कि हमें कोई भी विचार आता है, आप देखो हमारा शरीर वैसी प्रतिक्रिया करने लगता है। हमें किसी भी तरह की फीलिंग आएगी, हमारी बॉडी वैसे ही केमिकल्स रिलीज करने लगती है। और अगर हम इस कनेक्शन को थोड़ा सा समझ जाएं, और आज होलिस्टिक वेलनेस में, आज हम अपने रिट्रीट्स में इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे इस कनेक्शन को आप समझ जाओ, कैसे आप ये समझ जाओ कि आपके विचार आपके बॉडी के अंदर कुछ फीलिंग्स पैदा करते हैं।
इमोशन इज द लैंग्वेज ऑफ योर ब्रेन एंड फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी. आपको जो थॉट आया मन में, उससे रिलेटेड इमोशन आएगा, भाव आएगा, बॉडी फिर उससे रिलेटेड फील करेगी. सब इंटरकनेक्टेड है. मेरे मन में एक विचार आया कि यार कल को मैं 10th में फेल हो गया तो क्या होगा. अब इससे मेरे इमोशन जन्म लेंगे मेरे पास, यार फिर मैं क्या करूंगा, फिर मेरे पास पैसे नहीं होंगे, फिर मुझे अच्छी नौकरी नहीं लगेगी, फिर मेरे घर वाले मुझे, अब ये मैं स्ट्रेस में आया, इससे मेरी बॉडी स्ट्रेस केमिकल्स रिलीज करेगी, कॉर्टिसोल. सब इंटरकनेक्टेड है. एक विचार ने सब कुछ ट्रिगर कर दिया. तो यहीं अगर हम अपने इस विचार को बदलना शुरू कर दें तो ये जो माइंड और बॉडी का कनेक्शन है हम इसको समझने लग जाते हैं कि मैंने एक विचार बदला. जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले भी एक पॉडकास्ट में मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, मैं आपको भी देना चाहूंगा. मान लीजिए अभी यहाँ पर हम सब लोग जितने भी हैं, मैं अभी एक काम बोलूँ कि हम एक काम करते हैं कि हम डीप ब्रीदिंग करना शुरू करते हैं. ठीक है जी. तो मैं बोलूँगा, आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा, ये सब भी करेंगे. तो मैं बोलूँगा इनहेल, तो आप इनहेल करेंगे लेकिन स्लो, बहुत आराम से, बहुत गहरा. जब मैं एक्सहेल बोलूँगा तो एक्सहेल करेंगे. ठीक है जी. टेक अ डीप ब्रेथ इन, इनहेल स्लो, बहुत स्लो नाभि में. एक्सहेल बहुत स्लो, बहुत स्लो, बहुत धीमी सांस, बहुत धीमी, बहुत धीरे, बहुत धीरे. फिर से इनहेल बहुत धीरे नाभि में, बहुत धीरे, बहुत धीरे, बहुत धीरे. आंखें खोलेंगे लेकिन करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे. इनहेल एक्सहेल. और अब गुस्सा करके दिखाओ. चेहरे पे स्माइल आ गई ना? हो ही नहीं. क्या आप इस स्थिति में गुस्सा कर सकते हैं? 1% भी नहीं. तो अगर हम यहां से कुछ बदलने का प्रयास करें तो हमारे शरीर ने एकदम से उसको सरेंडर कर दिया. इतने ज्यादा माइंड और बॉडी, क्योंकि अभी आपका माइंड सिर्फ 15 सेकंड में इतना काम हो गया कि आप गुस्से की स्टेट में नहीं जा सकते. आप किसी को मार नहीं सकते, आप किसी से झगड़ा नहीं कर सकते. एक व्यक्ति जो किसी के साथ कुछ गलत कर देता है, अरे सर वो 10 मिनट रुक जाता ना. जेलें ऐसे लोगों से भरी पड़ी हैं जो कहते हैं कि 5 मिनट रुक जाते तो यहां ना होते. नहीं होते. 5 मिनट रुक जाते. तो माइंड में जो विचार आया, बॉडी ने वैसी प्रतिक्रिया दी. अगर उस विचार को बदल दिया जाए, अगर उस स्टेट को बदल दिया जाए तो शरीर वैसी प्रतिक्रिया नहीं देगा, उसकी प्रतिक्रियाएं बदल जाएंगी. और अगर हम ये समझ जाएं कि ये माइंड, बॉडी और सोल इतने ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं कि अगर हम थोड़ा सा माइंड के ऊपर काम कर लें, बॉडी बदलने लगे. ऐसे ही तो हम हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो हम उनके माइंड पे काम करते हैं, शरीर में बीमारियां ठीक होने लग जाती हैं. हम उनके प्राण पे काम करते हैं, वायु पे काम करते हैं, शरीर में बीमारियां ठीक होने लग जाती हैं. आपकी एक वीडियो है 30 मिनट की, आपको पता मैं डेली मैं उसको सुनता हूँ. उसमें आपने कि वो पूरी की पूरी थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है, हेल्थ की भी बात की है आपने, उसमें मनी अट्रैक्शन रोज सुबह उठकर हर रोज आपको सुनना चाहिए वो मैं. हाँ, हर रोज. हाँ, वो वीडियो मैं डेली सुनता हूँ. क्या बात है. और मतलब मेरे अंदर इतना बड़ा चेंज आया है क्योंकि वो पूरे दिन जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है ना मेरे अंदर रहते हैं. जी भैया प्लीज कंटिन्यू. तो यही सेम चीज मैं कह रहा हूँ कि वो जैसे आप उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने एक बार भी वो एफर्मेशंस किए, वो विजुअलाइजेशन किया, तो हमारा दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता सर. अगर इसको बताया जाए कि तुम बिल्कुल शांत हो और इसको यकीन दिला दिया जाए तो ये बॉडी को भी यकीन दिलाएगा कि तुम बिल्कुल ठीक हो. बीमारी बेसिकली है क्या? हमारे बॉडी और माइंड और सोल का डिसबैलेंस है, इम्बैलेंस है, कनेक्शन टूटा हुआ है. और माइंड की जो भी प्रक्रियाएं जा रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बॉडी पे जा रही हैं और बॉडी बीमार हो रही है, बॉडी में डिजीजेज हो रही हैं तरह तरह की. तो अगर यहाँ से सब कुछ सही कर लिया जाए तो ये शरीर अपने आप सही होने लगता है. इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन है. और इस कनेक्शन को हम साक्षात अनुभव कर सकते हैं जब हम सोल के लेवल पर, यानी मेडिटेटिव स्टेट में, यानी उन प्रक्रियाओं में जाते हैं जिनसे हम कुछ ज़्यादा देर अपने शांत स्वभाव के साथ मेडिटेटिव स्टेट में बैठ सकें. तो हमको बड़ी चीज़ें क्लियरली दिखने लगती हैं. कई बीमारियों के रूट कॉज पता लगने लगते हैं. और मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं बीमारी नहीं है, ये एक संकेत है जो आपके पास आया है ये बताने के लिए कि कुछ बदलना है, कुछ चीजों को चेंज करने की जरूरत है, गुस्से को बंद करने की जरूरत है. ये सिग्नल दे रहा है आपके शरीर को. और हमारा हर एक ऑर्गन हर एक इमोशन के हिसाब से हमको सिग्नल देता है. जैसे अगर हमें किसी भी तरह का डर होगा तो ये हमारी किडनी पे अटैक करेगा साहब, सीधा किडनी पे. आपको किसी भी तरह का डर और एंजाइटी है, ये बॉडी के किसी और एरिया पे अटैक ही नहीं करेगी, किडनी पे अटैक. आप देखो किसी को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है, डराया जाता है, सूसू आता है. किडनी सरेंडर कर, किडनी नहीं काम कर रही है. बच्चे को डराओ, बच्चे का यूरिन निकल जाएगा. क्यों? क्योंकि किडनी का तो फिल्ट्रेशन का काम है. यूरिन का कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्लैडर को ऊपर से सिग्नल कौन दे रहा है? किडनी. आप डर में हो तो किडनी. आप देखोगे जिस व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आता है उसके लिवर में गड़बड़ी होगी.
हर एक इमोशन हर एक पर्टिकुलर जगह से गवर्न हो रहा है, क्योंकि वो खाली इमोशन नहीं है, वो चक्रों से संबंधित चीजें हैं। हमारे सर्वाइवल इमोशन नीचे के 3 चक्रों से संबंधित है, तो हर एक इमोशन हर एक चक्र का इम्बैलेंस कर देता है, और उस चक्र से रिलेटेड जितने भी वहां पर ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर सीधा इंपैक्ट पड़ता है। जैसे मैं अक्सर बोलता हूं लोगों को कि कई लोगों, आजकल ज्यादातर लोगों कमर में दर्द, पीठ में दर्द, यहाँ कंधे में दर्द, यहाँ जिस इंसान के पास जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से आ गई और वो हैंडल करने की क्षमता नहीं रखता, परिवार की जिम्मेवारी आ गई, कोई किसी काम की जिम्मेवारी, उसकी गर्दन में, पीठ में, कंधे में दर्द आ जाएगा सर। बोझ हम कहाँ महसूस कर, यहां बोझ महसूस करते हैं। तो जीवन में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बोझ लगने लगती है, कि बोझ कब लगती है, जब हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। बोझ लगने लगती है, यहां दर्द हो जाएगा सर। लोग सर्वाइकल की दवाइयां, कॉलर लगा, ये कर, अरे मैं कहता हूं इस बोझ को निकालो बाहर। आप जैसे ही उसको बोझ को बोझ न समझ के आप उसको रिलैक्स करने लगे, दर्द गायब। दर्द है ही नहीं। किसी का फाइनेंशियल प्रेशर है, पैसे की बहुत कमी है, तंग है, उसके लोअर बैक में पेन होगा सर, स्लिप डिस्क होने लगेगी, ठीक से बैठ नहीं पाएगा, कमर सीधी नहीं रहेगी, लोअर बैक में पेन हो जाएगा। तो हर एक इमोशन हर एक जगह पर पर्टिकुलर काम कर रहा है। इतने ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं हम। अब इमोशन क्या वहां से ले रहे हैं हम? नहीं। हमारे केमिकल्स जिस तरह से सिक्रीट हो रहे हैं, हमारे हर एक ऑर्गन पे उसका उसी तरीके से इम्पैक्ट जा रहा है। तो मुझे लगता है कि माइंड, बॉडी और सोल इतने इंटरकनेक्टेड हैं, जब हम ये सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं तो हम इनको बैलेंस करने का विज्ञान भी समझ जाते हैं। और सबसे बड़ा विज्ञान इसी चीज़ में छुपा है कि कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, कुछ ब्रेथ वर्क, कुछ वो एंशिएंट टेक्निक, कुछ चक्रास का बैलेंस, जब हम इन सब चीज़ों को करते हैं तो सब जिंदगी का हर एक आयाम बैलेंस होने लगता है। सिर्फ हेल्थ नहीं, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस, सोशल लाइफ, नेम, फेम, सब कुछ बैलेंस होता है जब हम अपने उस अंदर के आयाम को बैलेंस करते हैं। मैंने आपके काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं और मैं प्रैक्टिकल भी उन पे काफ़ी काम करता हूँ। भाई आपके हिसाब से मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ? फिजिकल पे लगभग सभी काम कर रहे हैं, कोई जिम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आपको क्या लगता है, आप किसको प्रेफरेंस देंगे, मेंटल हेल्थ को या फिजिकल हेल्थ को, या दोनों को? देखिए, मैं दोनों को प्रेफरेंस दूंगा, लेकिन मैं मेंटल हेल्थ को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि माइंड की प्रोग्रामिंग से आप अपने शरीर को सही रख सकते हैं। आज हम एक प्रोग्राम भी चलाते हैं हिम्मत भाई, उस प्रोग्राम का नाम है मेंटल डिटॉक्स। सुना मैंने। मैंने ये देखा कि लोग लिवर को डिटॉक्स कर रहे हैं, कि ज़्यादा शराब पीते हो, ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो रही है, लिवर को डिटॉक्स कर लो, किडनी को फिल्टर कर लो, पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर लो, जूसेस बना लो। माइंड डिटॉक्स की कोई बात ही नहीं कर रहा। 25-25 साल पुराने ट्रॉमास लोगों के पास पड़े हुए हैं यहाँ, 25-25 साल, 50-50 साल पुराने। मेरे पास लोग आते हैं, सर आपको पता है मेरे साथ सर 1978 में मेरे को 1900 सर 15 जनवरी 2012 को, सर 2020 में जब कोविड आया था, फरवरी की तारीख थी, 12 तारीख थी मेरे साथ। सर तारीखें यहाँ, मैं कहा इतना डेटा आप याद कर लो तो यूपीएससी क्लियर कर जाओ, बोर्ड फाड़ दो आप, पता नहीं कहाँ के, मतलब आईएएस तो यूं मिले आपको, आप क्लियर कर जाओ। सही बात, इतना डेटा है सर। अब वो जो इतना डेटा हमने यहाँ पे भर रखा है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो डेटा भर रखा है, ये भी तो थॉट्स ही हैं। तो ये थॉट्स जो यहाँ भर रखे हैं, जो यहाँ पड़े हैं, ये भी तो कुछ इमोशंस बनाते होंगे शरीर के अंदर। मैं जब इवेंट की शुरुआत करता हूँ तो सबसे पहला सवाल मैं ये पूछता हूँ कि कितने लोग मानते हैं कि हमारी सोच हमारे पूरे दिन को डिजाइन करती है? हम जो सोच रहे हैं वो हमारे पूरे दिन को प्रभावित कर रहा है। 100% लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं। फिर मैं अगला सवाल पूछता हूँ कि फिर कितने लोगों ने आज सुबह उठ करके अपनी सोच को अपने हिसाब से सोचा? एक भी हाथ खड़ा नहीं होता। अच्छा, आप ये मानते हो कि सोच से ही जीवन में सब कुछ हो रहा है? हाँ जी, फिर करते क्यों नहीं? वो कनेक्शन कहीं ना कहीं टूटा हुआ है। तो मुझे लगता है वो कनेक्शन इस वजह से टूटा है कि यहाँ पर इतना कुछ भरा हुआ है, लोगों के टेम्पोरल लोब भरे हुए हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भरे हुए हैं, आवाज़ें भरी हुई हैं, इंसिडेंसेस भरे हुए हैं। अब वो भरा हुआ जब तक निकालेंगे नहीं, मैंने शुरुआत यहाँ से नहीं की ना कि लर्निंग से ज़्यादा ज़रूरी है अनलर्न करना। लेकिन अनुराग भाई, कई बार ऐसा होता है ना, किसी ने आपकी कभी इंसल्ट की, वही पर्सन आपके सामने बार बार आ गया है ना, तो उसको देखते ही वो अचानक से वो नेगेटिव इमोशंस तो आता है। तो आपकी बात 100% सही है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। एक लेडी मेरे पास आई और वो मुझे बोली कि एक मेरा बॉयफ्रेंड है, कोई इंसान है, उसने मुझे 5 बार धोखा दिया है। मैंने कहा जी उसने तो एक ही बार दिया था, बाकी 4 बार तो आपने खुद लिया है। कोई आपको 5 बार धोखा कैसे दे सकता है? जब उसने पहली बार दिया तो आपने उससे लर्निंग नहीं ली। हिम्मत भाई, हमारे पास लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में दुर्घटनाएं हो गई। मैं कहता हूं दुर्घटना कोई नहीं होती, सब घटना होती है, घटने के लिए आती है, माइनस होने के लिए। जब कोई इंसिडेंस हमारे साथ हुआ, किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया, कुछ दुर्व्यवहार किया, कुछ बुरा किया,
उसमें से अगर हमने इमोशन को पकड़ा तो मैं हर बार उससे परेशान होऊंगा, लेकिन अगर उससे मैंने विजडम को पकड़ा, क्या बात। हम उससे इमोशन पकड़ते हैं, पेन पकड़ते हैं, हम उससे विजडम नहीं पकड़ते। वो लेडी कह रही है 5 बार इसने धोखा दिया। मैं कहा जब पहली बार धोखा दिया दूसरी बार लेना ही नहीं था, क्योंकि आपने पहली बार जब उसने धोखा दिया आपने इमोशन पकड़ा। अब आपको वही इमोशन दोबारा चाहिए, बॉडी को रश शराब चाहिए ना इंसान को, दोबारा वही इमोशन दोबारा चाहिए। आप अगर इमोशन की जगह एक्सपीरियंस पकड़ते, आप लर्निंग पकड़ते, वो विजडम बन जाती कि आज के बाद इस इंसान पे और ऐसे तरह के इंसान पे भरोसा नहीं करना। अब क्या दूसरी बार किसी की हिम्मत है आपको धोखा दे जाएगा? ना उसकी, ना उस जैसे किसी और इंसान। और वो इंसान आएगा तो आपके अंदर भाव क्या आएगा? आपके सामने आ गया, आपके अंदर क्या भाव आएगा? आप कहोगे धन्यवाद, बचा लिया था ना तूने, ये जो लर्निंग दी ना, तू तो मेरा 85 लाख मार के गया था। अगर ये मेरे पे ये लर्निंग ना आती तो मैं 500 करोड़ के नीचे आता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब उस इंसान को देखकर आप ग्रैटिट्यूड, अरे भाई साहब, अरे तू आया जीवन में भाई, बहुत कुछ सीख गया। वो धोनी किसी को धन्यवाद देता होगा कि भाई साहब टीटी से निकाल के यहां भेज दिया, लेकिन कोई बोलता कि तेरी नौकरी छुड़वा रहा है तेरा दोस्त। उस समय तो कितना बुरा लगे कि नौकरी छुड़वा रहा है, क्या कह रहा है, क्रिकेट खेल, ये कर वो कर। भाई या जो भी था उसने कहा कि क्रिकेट खेल, तू ये कर। कोई और सोचेगा यार तूने तो मेरे साथ बहुत बुरा, लेकिन वो कहता भाई तू ना आता तो मैं टिकट काट रहा होता। सही बात, तूने विजडम दे दी। तो ये जब आप उस इंसिडेंट्स के साथ इमोशन को अटैच रखेंगे, वो सिर्फ पेन देगा। वो जब दिखेगा दर्द आएगा, ये इसने दर्द दिया था, लेकिन उस दर्द के पीछे एक विजडम है। दुर्घटना कुछ नहीं है, घटना है, घट जाने दो। हम इमोशन पकड़ लेते हैं, दुर्घटना बना लेते हैं। आप उससे लर्निंग पकड़ो और विजडम बनाओ भाई साहब। मैं सच बताऊं, ये पर्सनली इस चीज़ से मैंने भी बहुत कुछ सीखा भाई, क्योंकि मेरे साथ भी है ना कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं। जब जब वो इंसान सामने आता है एकदम से वो एंगर, वो गुस्सा निकलता है, और मुझे है ना उसको, वैसे मैं बहुत कूल रहता हूँ, हर तरीके की चीज़ें करता हूँ, हर टेक्निक्स को फॉलो करता हूँ, लेकिन उस चीज़ का मुझे सॉल्यूशन नहीं पता था कि जिसने कभी लाइफ में मेरी इंसल्ट की और वो मेरे, मैं सिंपल क्या करता था, जैसे कोई बंदा आया जिसने कभी जाने अनजाने में किया है तो मैं वहाँ से उठ के चला जाता था, लेकिन वो नेगेटिव इमोशंस मेरे अंदर चलते रहते, वो पूरा दिन मेरा ख़राब जाता था। लेकिन आज जो मुझे समझ में आया ना कि इमोशंस को छोड़ना है, विजडम को पकड़ना है, लर्निंग्स को पकड़ना है। और आप देखो हिम्मत भाई, मैं आपको, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग इन बिटवीन, लेकिन मैं आपको दावे से बात बोलता हूँ, उस इंसान ने जो किया होगा उसकी वजह से आपके जीवन में कुछ बदलाव जरूर आया होगा। सच में आप कहीं पहुंचे होगे, आपने कुछ प्रूव किया होगा, आपने कुछ नई दिशा चुनी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि ये इस ऐसा इंसान से कुछ राब्ता नहीं रखना, कनेक्शन कुछ भी। अगर आप उस विजडम पे फोकस करो तो वो इंसान आपके जीवन में दर्द देने आया था या आपको विजडम देने आया था? तो विजडम देने का तरीका अलग था उसका। अरे भाई साहब, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं अकल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। तो अगर हमको अकल बादाम खाने से आ जाती तो फिर तो भाई साहब बादाम ही भगवान होता, बादाम के मंदिर होते, उसको रख के पूजा की जा रही होती बादाम की, उसको क्रश करके खाया ना जा रहा होता, उसके तो सोने के ताज में जड़ा जा रहा होता। लेकिन वो ठोकर खाने से अकल आती है। तो इसीलिए जो नेगेटिव इंसिडेंसेस हमारे पास होते हैं ना, जब तक हम इनके इमोशन के साथ अटैच होते हैं तब तक ये हमारे लिए पेनफुल हैं। जैसे ही उससे लर्निंग मिलेगी, आप कहोगे शुक्रिया, धन्यवाद। और जिस दिन आपने उसको धन्यवाद देना शुरू किया, आप देखोगे कि अब आपके जीवन के 50 और आयाम जो उस चीज से रिलेटेड परेशान थे वो फिक्स होने लगे। क्योंकि वो डिवाइन सुप्रीम बीइंग चाहता ही यही है कि आपको यहां मृत्यु लोक में किस लिए भेजा। यही चाहता है कि तुमको भाई, तुम्हारी सोल को कुछ लर्निंग की जरूरत है, और ये लर्निंग तुमको इस शक्ल में मिलेगी, क्योंकि इस शक्ल में नहीं मिलेगी तो तुम लोगे ही नहीं। जैसे आज 90% लोग को मैं बोल रहा हूं कि ओम का उच्चारण कर लो, गायत्री मंत्र का जाप कर लो, ताली बजा लो दिन में 5 मिनट के लिए, महामृत्युंजय का जाप कर लो। नहीं भाई साहब, वो ये क्या चीज़ है भाई साहब, ये तो वो जब वो उस शक्ल में मिलती है ना, जब लगता है कि भाई डॉक्टर को 50,000 रुपए दिए और अब कोई इंजेक्शन लगाया और ये हाँ आप दर्द ठीक है तो लगता है कि भाई ये काम हुआ। तो इसीलिए कई बार वो जो शक्ल इख्तियार करके चीज़ें आती है ना, वो शक्ल हमको समझ में नहीं आती, लेकिन उसके पीछे जो रिजल्ट था वो बड़ा खूबसूरत था। उसको पकड़ो, जिंदगी बदल जाएगी। भाई विचारों और इमोशंस पे जब हम बात कर रहे हैं तो आजकल है ना मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे लोग बहुत यकीन भी कर रहे हैं, कुछ यकीन नहीं भी कर रहे हैं। तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूँ। देखिए, क्योंकि मैं तो इन साइंसेस के ऊपर काम करता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर हम इसको एक टर्म को समझने की कोशिश करें, लॉ का मतलब हुआ सिद्धांत और अट्रैक्शन का मतलब हुआ किसी चीज को भी आकर्षित करना। हम किस चीज को आकर्षित कर सकते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत हमको सिखाता है।
जो लोग इस पे यकीन करते हैं और जो लोग नहीं करते हैं, उसमें से बहुत ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो यकीन करने के बावजूद भी सही सिद्धांत को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग क्या कर रहे हैं, लोग इच्छा कर रहे हैं और मांगने की चेष्टा कर रहे हैं। लोग मांग रहे हैं, मान ले मुझे क्या, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मुझे क्यों करना है, क्योंकि मैं कुछ अट्रैक्ट करना चाहता हूं, कुछ पाना चाहता हूं, कुछ करना चाहता हूं। तो मैं एक छोटी सी चीज बोलता हूं, यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आप जो चीज चाहते हो जिंदगी में कभी नहीं मिलती। यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। आप जो हो वो चीज जिंदगी में मिलती है, न कि चाहत वाली चीज जिंदगी में मिलती है। अब लोग बोलते हैं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना चाहता हूं तो मेरे पास कोई चाहत, कोई गोल तो होना चाहिए। मैंने कहा होना चाहिए, लेकिन उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। कैसे? लोग क्या कर रहे हैं, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। अब ये मिल जाए तो सबसे पहला अंदर भाव जानते हैं क्या आता है, कि तेरे पास ये नहीं है। यानी हमने उसकी शुरुआत कैसे की? लैक से। जो आप दोगे वही वापस आएगा, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत है। जो आप द लॉ ऑफ रीपिंग एंड सोइंग, जो बोएंगे वो काटेंगे, जो बांटेंगे वो मिलेगा। कार्य कारण का सिद्धांत, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो कॉज होगा उसी का एक इफेक्ट होगा। ये सबसे बड़ा सिद्धांत है। बट वी आर नॉट कॉजिंग एन इफेक्ट। हम न्यूटन के सिद्धांतों में फंसे हैं, कॉज एंड इफेक्ट, ये करो ये मिलेगा। हम उस इफेक्ट को कॉज भी कर सकते हैं। वी कैन कॉज एन इफेक्ट। अब उसके लिए सबसे बड़ी प्रक्रिया तो यह है कि मैं जो चाहता हूं, वो चाहता जो हूं वो मुझे मिले। तो आप चाहो मत, क्योंकि चाहने से सबसे पहला इमोशन क्या आया? लैक। इसका मतलब ये मेरे पास नहीं है। दूसरा इमोशन क्या आया? डेस्परेशन, कि जल्दी से मिल जाए। डेस्परेशन क्या लाता है? तनाव, चिंता, क्योंकि मेरे पास नहीं है, जल्दी से मिले। और जब तक जल्दी से नहीं मिलेगा तब तक मैं चिंतित हूं, क्योंकि ये मेरे को मिल नहीं रहा। तो मेरे अंदर तो कमी है। तो अगर आप मेरी पहली लाइन के ऊपर दोबारा से थोड़ा सा ध्यान दें कि यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। आप जो चाहते हैं आपको नहीं मिलता, आप जो होते हैं आपको मिलता है। अब ये इंसान जो लैक में है, जो कमी में है, जो डेस्परेशन में है, जो तनाव में है, ये जो चाह रहा है वो इसको मिलेगा, या जो इसकी स्टेट है वो इसको मिलेगा? जो उसकी स्टेट है वो उसको मिलेगा। स्टेट क्या है? चिंता की, तनाव की, कमी की, लैक की, डेस्परेशन की। तो अब आप कहोगे भाई साहब फिर चाहे क्या और करे? जो आप चाहते हो उसको चाहने के बाद इस यूनिवर्स को छोड़ दो, और आज से ऐसा जीवन जीना शुरू करो जैसे वो आपको पहले से मिल चुका है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हो। यही एग्जांपल लेने वाला है ना? अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हो, अब इसका थोड़ा सा ना पोस्टमार्टम करते हैं। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाए तो आप क्या करोगे? एक जनरल वैसे सवाल पूछते हैं। आप मतलब ऑडियंस का होना चाहिए, मैं आपसे पूछ लेता हूं ताकि लोगों को एक क्लैरिटी मिले। एक आम इंसान के पर्सपेक्टिव से आप जवाब दे सकते हो। 1 करोड़ रुपए आए तो क्या करेगा एक आम इंसान, या आप क्या करोगे? भाई मैंने तो प्लानिंग कर रखी है, लेकिन एक आम आदमी होता है, मतलब क्योंकि मेरी प्लानिंग तो सिंपल नहीं, हम एक पर्सपेक्टिव जानना चाह रहे हैं। हम इसका थोड़ा सिंपल जो जनरल चीजें कि भाई मैं एक अपना मकान बंगला बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब जब आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाए और आप गाड़ी लोगे, बंगला लोगे, गाड़ी बंगला लेने से, पैसे आ जाने से आपका क्या इमोशन फुलफिल होगा? कैसा महसूस करोगे? कौन सा इमोशन आएगा? सेटिस्फेक्शन का, खुशी, सेटिस्फेक्शन का, और दूसरा खुशी का, हैप्पीनेस का। और क्या फील करोगे आप अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो? सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस फील करोगे। तो अगर मैं अभी आपको बोलूं सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस फील करने के लिए, क्या आपको इसके लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए? क्या खुशी फील करने के लिए अभी अगर मैं आपको कुछ विजुअलाइज करवाऊं, आप मेरा वो करते हो रोज सुबह 30 मिनट जो आपने बोला, क्या उसके बाद आपको खुशी का एहसास नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्या उसके बाद आप एक सेटिस्फैक्शन के भाव में नहीं होते? बिल्कुल। अगर आप उसके बाद सेटिस्फैक्शन के भाव में होते हो तो एंड रिजल्ट ये इमोशन ही तो है। जीवन में हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना हिम्मत भाई, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी इमोशनल फुलफिलमेंट हो। मेरे पास बड़ी गाड़ी आए तो मैं फ्रीडम महसूस करूंगा, मेरे पास पैसे ज्यादा होंगे तो मैं सिक्योर महसूस करूंगा। तो ये जो आप महसूस करोगे ये आज महसूस करना शुरू कर दो। यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। लोग कहते हैं फिर अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है तो क्या करना है? मैंने कहा जो चाहते हो उसका पोस्टमार्टम करो और उसका एंड रिजल्ट देखो। उसके आ जाने से क्या इमोशन फुलफिल हो रहा है, और वही इमोशन वो इमोशन फील करना शुरू कर दो। अब क्या हैप्पीनेस सिर्फ 1 करोड़ रुपया ही दे सकता था, या
अपने बच्चे के साथ आधा घंटा खेल लिए तो भी हैप्पीनेस आ सकती है। आ सकती है बिल्कुल। यूनिवर्स नहीं जानता, वो तो एंड प्रोडक्ट आपको देना चाहता है। उसका एंड प्रोडक्ट आप अभी से लेना शुरू कर दो, वो प्रोसेस फॉलो करना शुरू कर देगा। उस प्रोसेस में जो जो चीजें आपको चाहिए वो सब मिलने लग जाएंगी। हैप्पीनेस। दूसरा आपने बोला सेटिस्फैक्शन। आज आप किस चीज में सेटिस्फाइड फील करते हो? आप स्कूल जाते हो, पढ़ाते हो, क्या सेटिस्फाइड फील करते हो? क्या आप वैदिक मैथ के बारे में लोगों को ज्ञान देते हो, अवेयर करते हो? क्या आप सेटिस्फाइड फील कर? तो आज वो काम करो ना जिससे आपको सेटिस्फैक्शन भी मिले। तीसरा सिक्योरिटी। क्या चीज ऐसी है जिससे आप सिक्योर फील करते हो? क्या अपने फादर के चरणों में बैठ के पांव दबा के सिक्योर फील नहीं करते हो? सबसे ज्यादा। तो क्यों ना वो काम करना शुरू करो जिससे आज आप सिक्योर फील करो। हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हम चाह रहे हैं मुझे वो मिल जाए, और चाहने में सबसे पहला भाव ही कमी का है। चाहने में डेस्परेशन है, चाहने में नेगेटिव एनर्जीज हैं। चाहो, चाह के छोड़ दो, उसका एंड इमोशन पकड़ो और वो जीना शुरू कर दो। 1 महीने बाद आप हैरान रह जाओगे कि यूनिवर्स मुझे ये सब कुछ दे कहां से रहा है, मैंने तो पाने के बाद सोचा भी नहीं था। क्योंकि आपने वो जीवन जीना शुरू कर दिया। एंड यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर। आप क्या हो, और अब आप क्या हो? सेटिस्फैक्शन से सेटिस्फाइड, हैप्पीनेस से हैप्पी। तो अगर आप अभी हैप्पी हो तो यूनिवर्स कहता है ये हैप्पी होने के मैं तेरे को और रीजन देता हूं, और खुश हो, क्योंकि तू हैप्पी है। अब उसके लिए आपने क्या रीजन दिया हुआ है? 1 करोड़ रुपए, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, वो सारे रीजन आपको देगा। क्योंकि तू हैप्पी है तो और हैप्पी हो। तू अमीर फील करता है और अमीर हो। कई लोग कहते हैं मुझे बहुत अमीर, बहुत रिच, बहुत पैसा। मैं कहता हूं अमीर फील करना शुरू कर दो। कहते हैं कैसे सर, मेरे पास तो पैसा नहीं है। मैं कहा डोनाल्ड ट्रंप को देख के अंबानी भी शायद यही बोलता हो, सही बात, अडानी भी शायद यही बोलता हो, बिरला भी शायद यही बोलता हो, या कोई जो 2 करोड़ रुपए कमा रहा है वो अंबानी को देख के ये बोलता हो कि भाई मैं तो गरीब हूं। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मेरे पास कहां कहां लैक है। तो अगर आप अमीर फील करना चाहते हो, देखो ना कि यार बहुत से लोग आज रात को खाना नहीं मिलेगा लोगों को। तो आपका क्या ग्रैटिट्यूड, आपका आभार, आपका धन्यवाद, आपकी कृतज्ञता निकलेगी। ओ हो, आप खाना खाओगे, जरा एक दिन चक्कर लगा कर आओ ऑर्फनेज में, जहां अनाथ बच्चे बेचारे बैठे हैं, माँ नहीं, बाप नहीं, पिता नहीं, माता नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं। लोग आके जो दे जाते हैं पहन जाते हैं, लोग आके जो दे जाते हैं उससे वो पढ़ लेते हैं। आप एक दिन चक्कर लगा के आओ, आप बाहर निकलोगे, आप कहोगे ओ हो मैं तो बहुत बहुत अमीर हूं, मैं बहुत। तो अगर आपने ये, आपके पास चाहे हो सकता है आप 10,000 रुपये महीना कमाते हो, लेकिन वहां से निकल के आओगे, आप फील करोगे मैं बहुत अमीर हूं, बहुत ऊपर वाले का कृतज्ञता है मेरे ऊपर, धन्यवाद है, आभार है, शुक्र है। और ये भाव आपके अंदर जैसे आया, अब वो आपको और ऐसे भाव देने लगेगा ब्रह्मांड, जिससे आप ये और महसूस करो। तो इफ यू वांट टू बिकम रिच, फील रिच। इफ यू वांट टू बिकम वेल्दी, फील वेल्थ। क्या वेल्थ है आपके पास? इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी, फील हैप्पीनेस। आपको जो जीवन में चाहिए वो आज महसूस करना शुरू करो। मैं कहता हूं तब ये सिद्धांत काम करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन का मतलब है आपने आकर्षित किया। आकर्षित तब करोगे जब चुंबकीय ऊर्जा, चुंबक कौन आकर्षित करता है? ओनली मैग्नेट, ओनली मैग्नेट। और आज एक ऐसा डिवाइस है जिसको बोला जाता है मैग्नेटोमीटर। इस मैग्नेटोमीटर से हमारे हार्ट की जो बायो एनर्जी फील्ड है उसको मेजर किया जा सकता है, जो कहते हैं 8 से 10 फीट दूर तक जाती है, जिसको हम लोग ऑरा बोलते हैं, जिसको हम लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमारी पूरी बनती है। हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव और पॉजिटिव पोल से बनता है। ये इसका सेंटर जो है ये हमारा हार्ट है, हमारा दिल इसका सेंटर है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का। क्योंकि हमारा माइंड जो है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस रिलीज करता है। हर एक थॉट, आपने न्यूरॉन्स की बात की, 40 बिलियन न्यूरॉन्स, 80 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे पास हैं। 80 बिलियन न्यूरॉन्स में से हर एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होकर एक न्यूरल पाथवे बनाता है, वो इलेक्ट्रिकल चार्ज बनाता है। हमारे हार्ट में किसी भी तरह की फीलिंग आती है, वो मैग्नेटिक चार्ज बनाती है। तो अगर आप यहां से उसके इमोशंस रिलीज कर रहे हो और यहां से आप उसके भाव को महसूस कर रहे हो, तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि वो जो चीज आप जीवन में चाहते हो आपकी तरफ खींची चली आएगी। आपके हार्ट का ये काम है कि यहां पर जो इमोशंस हैं ये उसी तरह की चीजों को ड्रॉ करता है। आपने जो इमोशन ब्रेन में रिलीज किया, ये सिग्नल भेजेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजेगा, ये उसको वापस रिसीव करता है हार्ट।
हम ये पढ़ाते हैं, हमारे नो दाय सेल्फ एक हमारा रिट्रीट होता है, उसमें हम इसकी एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिसको हम इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। बैठे बैठे देखो कैसे आप यहाँ बैठे ही पा जाओगे वो जो आपने अपने ज़िंदगी में चाहते हो। यहाँ से आपने सिग्नल यूनिवर्स को भेजा, यहाँ से आपने वो सिग्नल रिसीव किया, ये इलेक्ट्रिकल सेंटर, ये मैग्नेटिक सेंटर। अब यहाँ से जो आपने सिग्नल भेजा वो तो आपने भेजा लैक का कि मेरे पास तो है नहीं, डेस्परेशन का कि मैं तो बहुत जल्दी चाहता हूँ। आप यूनिवर्स को कमांड कर रहे हो जल्दी चाहिए भाई, 2 महीने के अंदर अंदर। आप कौन होते हो? आप तो डिसाइड करो क्या चाहिए बस। तो अगर यहां से आप वही इमोशन, मैंने थोड़ी देर पहले बोला इमोशन इज द लैंग्वेज ऑफ योर ब्रेन एंड फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी। यहां से फील करते हो, यहां से इमोशन जनरेट होता है। अगर यहां से वही सिग्नल गया और यहां पर वही सिग्नल वापस आया और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर सेम बन गया, जिसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सिग्नल, वो कोहेरेंट सिग्नल जिस दिन बन गया, आप कहोगे जी मैं तो, वो गाना गाओगे फिर आप करते हो, तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं चाहता था जी, ये तो ऊपर वाला इतना दिए जा रहा है कि मैं तो कृतज्ञता से भर गया हूँ। और जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ गया कि मैं कृतज्ञता से भर गया हूँ, वो कहेगा तथास्तु, और कृतज्ञ होने का मौका दूंगा तुझे। आप मेरा पर्स देखें, आप मेरी कोई भी चीज़, मेरे पास विजिटिंग कार्ड है, मतलब मेरा डेली काम ये होता है, पेन लेता हूँ, एक ब्लैंक पेपर लेता हूँ और उस पर मतलब जहाँ जहाँ मैं शुक्रगुजार हूँ, है ना, कि आज मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी पत्नी मेरे साथ है। और ये प्राइसलेस व्यक्ति हैं जिनके लिए मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ, वो पहले से मेरे पास है। मैं किन के लिए करना चाहता हूँ? इनके लिए ये हैं आज के दिन, है ना। तो वो जितने भी ग्रेटिट्यूड है ना भाई, मैं ठीक है, मेरा गोल है बहुत बड़ा स्कूल बनाना, स्कूल तो आज भी है, आज भी है, तो उसके लिए धन्यवाद कि उसके लिए धन्यवाद। मुझे हिम्मत भाई आपकी बात इतनी अच्छी लगी, मुझे एक वाकया याद आ गया, एक स्टोरी छोटी सी याद आ गई। उस स्टोरी में जानते हैं क्या कहा गया? एक इंसान, आपने ज़रूर सुनी होगी ये, लोगों ने भी ज़रूर सुनी होगी, लेकिन दोबारा बताना चाहता हूँ क्योंकि ये रिलेट कर जाएगा, करेक्ट कर जाएगा। एक इंसान मछली पकड़ रहा था बैठ करके, तो कोई दूसरा इंसान उसके पास आया, बोले क्या कर रहा है? बोला आराम से मछली पकड़ रहा हूँ। बोले आराम से क्यों पकड़ रहा है? तेरे को मछली पकड़ना आता है, तेरे को तो एक बोट लेनी चाहिए, बोट लेके तुझे समंदर में जाना चाहिए बीच में, तू ज़्यादा मछली पकड़ेगा। तो उसने कहा यार अच्छा ठीक है, अगर मैं बोट लेके समंदर में जाता हूँ, ज़्यादा मछली पकड़ूंगा तो क्या होगा? उसने कहा फिर तेरे पास एक बहुत बड़ी बोट होगी, फिर तेरे पास बहुत सारी स्टिक्स होंगी, तू और लोगों को हायर करियो, बहुत सारी मछलियां पकड़ियो। बोला अच्छा, फिर मैं बड़ी बोट लेके और बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ूंगा। बोला फिर बोले फिर तेरे पास इतना पैसा होगा कि फिर तू एक शिप ले लियो, शिप लेके फिर तू बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करियो, उसमें छोटी छोटी बोट्स रखियो, बड़े से जाल रखियो, बहुत बढ़िया मछलियां पकड़ियो और तेरे पास इतना बड़ा साम्राज्य होगा। बोला अच्छा, फिर वो बहुत बड़ा साम्राज्य होगा, फिर बोले फिर तेरे पास पीस होगा, रिलैक्स होगा, फिर तू आनंद करियो, कहीं पे भी बैठ के शांति से अपने साथ समय गुजारियो और आनंद से मछली पकड़ियो। बोलता वही तो कर रहा हूं। वही तो कर रहा हूं, सही बात, अभी भी तो वही कर रहा हूं। मैं ये कर लूंगा, उससे मुझे ये मिल जाएगा, मैं ये काम करूंगा, उससे 1 करोड़ रुपया कमाऊंगा, उससे मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उससे मैं ग्रेटिट्यूड फील करूंगा। अभी भी तो कर सकता है, सही बात है। और उसके करने के लिए आप रीजन ढूंढोगे, 1000 मिल जाएंगे। सिर्फ एक फ्रेमवर्क देना चाहूंगा, जो जीवन में पाना चाहते हो उसको पाने के बाद क्या होगा और कैसा महसूस करोगे, उन इमोशंस को नोट डाउन करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा सीक्रेट सर आज बता रहा हूं। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मास्टर क्लास है, मास्टर क्लास, जिसमें एक्चुअली, क्योंकि बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, वो चाहतों की बात करते हैं, जो आपने बताया ना, जो नहीं है उसको देखो, लेकिन वो अट्रैक्ट क्या करे गलती से? वही चीजें जो वो नहीं चाहते। अरे सर, मैं तो ग्रेटिट्यूड करो। हिम्मत भाई, मेरे पास एक लेडी आई, वो बोली सर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, मैं जिस इंसान को चाहती थी मेरी उससे शादी हो गई। हाँ। और आज हमारा जूद बजता है। अच्छा। बोली मैं इसको मैंने चाहा कि ये मिल जाए और आज हमारी बनती नहीं आपस में। मैंने कहा जब यूनिवर्सल एनर्जीज जो आपके लिए चाहती थी, आपने वो न चाह के, आपने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैंने मान लिया कि आपने लगाया होगा और आपने इनको पा लिया होगा, अब पा लिया, लेकिन यूनिवर्स को पता था कि ये तुम्हारे लिए है ही नहीं सही। दोनों के वाइब्रेशंस अलग है, दोनों के अलग हैं। अब तुमने फिजिकल अट्रैक्शन कुछ भी हुई या जो भी हुआ, तुमने देखा और तुमने कहा कि मैं इसको, अब आपने उसको पा तो लिया, तो क्या पता वो आपके लिए सही भी है या नहीं है। क्या बात, सही बात। तो अगर आप वो पाने से, वो व्यक्ति पाने से मेरा क्या इमोशन फुलफिल होगा? मैं ज़्यादा लव्ड फील करूंगा, मैं ज़्यादा सिक्योर्ड फील करूंगा, मैं इसके साथ पीस महसूस करूंगा। तो लव, सिक्योर और पीस होना आज से महसूस करना शुरू कर दो उन कामों में जिनमें आप आज तक देख नहीं पा रहे थे कि ये पीस जो है मुझे मेरी माँ के पास बैठ करके मिल जाता है, ये लव जो है मुझे मेरे बच्चों के साथ खेल के मिल जाता है, ये हैप्पीनेस जो है मुझे किसी दूसरे के चेहरे पर खुशी ला करके मिल जाता है। ये जब आप गिनना शुरू करोगे ना इनको, यूनिवर्स कहेगा अच्छा ये महसूस कर रहा है,
ये और देता हूँ, इस और देने के लिए तुझे क्या चाहिए था, अच्छा वो भी सब देता हूँ. यू नेवर अट्रैक्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, यू ओनली अट्रैक्ट हु यू आर. अभी मैं पता क्या फील कर रहा हूँ, मतलब मुझे सच में अनुराग ऋषि जी नहीं दिख रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बड़ा भाई सामने बैठा है और मैं उनसे ना चीज़ें सीख रहा हूँ, चीज़ें रिसीव कर रहा हूँ. भाई आज इस पॉडकास्ट में मैंने बहुत कुछ पर्सनली बहुत कुछ सीखा है. वैसे आपकी वीडियो से बहुत कुछ मैं सीखता ही रहता हूँ, मैंने बताया बहुत सारी मैं प्रैक्टिस करता हूँ. जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको एक फाइनल नोट क्या देना चाहेंगे आप? मैं उनको 2 नोट ज़रूर देना चाहूँगा, एक नहीं 2 देना चाहूँगा. सबसे पहला तो मैं ये देना चाहूँगा कि आप अपनी जीवन में उन सब चीज़ों को उतारिए जो मैंने आज इस पॉडकास्ट में बताया है जी. चाहे वो डीप ब्रीदिंग हो, चाहे वो मेडिटेटिव स्टेट में बैठना हो, चाहे वो ओम का या किसी भी मंत्रों का उच्चारण हो, चाहे वो क्लैपिंग थेरेपी हो. क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं हिम्मत भाई कि हम बहुत सी चीज़ें सुनते हैं और सुनने के बाद, क्योंकि हम जो कर रहे हैं, मैंने बोला यूनिवर्स हमें और देता है, सुनने के बाद ऐसा ही और कोई वीडियो आएगा और फिर आप और सुनते जाओगे, आप सुनते जाओगे और जो पीछे सुना था वो सब रह जाएगा. इसलिए मैं बोलता हूँ, इसको बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस. फिर धीरे धीरे हम उसके एनालिसिस में. तो अभी सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि जो चीज़ें अगर आपको लगता है आपसे रेजोनेट हुई, कोई भी एक चीज़, वो आप यहाँ पर कमेंट करके भी ज़रूर बताएंगे कि आज से आप क्या करने वाले हैं. क्या आप आज से क्लैपिंग थेरेपी करेंगे? क्या आप आज से ओम का उच्चारण करेंगे, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय? क्या आप डीप ब्रीदिंग करके आज 5 मिनट अपने साथ बैठने की शुरुआत करेंगे या नहीं? या 10 मिनट के लिए मेडिटेटिव स्टेट में बैठ करके अपने आप से कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे या नहीं? तो मैं चाहता हूं कि आज सबसे पहला टेक अवे जो यहां से कोई लेकर के जाना चाहता है, जो 4 स्टेप्स का फ्रेमवर्क बताया था, लोग उसको आज से फॉलो करना शुरू कर दें. और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ जिसके बारे में हमने लास्ट में आते आते तक बात की, कि हम जो अपने जीवन में चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसका एंड रिजल्ट इमोशन के तौर पर, फीलिंग के तौर पर क्या होगा, उस फीलिंग और इमोशन को हम आज से जीना शुरू कर दें. कि मैं वो बन जाऊं जो मैं पाना चाहता था. उसके प्रोसेस में जितनी चीजें आएंगी वो ब्रह्मांड आपको अपने आप देता जाएगा, लेकिन आप उसका जो इमोशन था उसको बाकी जगह ढूंढ के आज महसूस करना शुरू कर दीजिए. जैसे मुझे लगता है कि मैं बहुत वेल्दी, बहुत हेल्दी, बहुत सब कुछ हो जाएगा तो मेरे पास क्या इमोशन होगा? मेरे पास खुशी का इमोशन होगा, मेरे पास आभार व्यक्त कर, ग्रैटिट्यूड का इमोशन होगा. तो अगर आज हम दोनों ने पॉडकास्ट किया तो मैं आपके साथ पॉडकास्ट करके खुश महसूस कर रहा हूँ. मैं आपके साथ पॉडकास्ट करके ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में हूँ कि वाह क्या एक बढ़िया इंसान से मुलाकात हुई, कितना अच्छा पॉडकास्ट हुआ, हमने कितनी तो अगर मेरे पास ये 2 इमोशन आज इस पॉडकास्ट से आ गए तो बाकी सभी चीजें जो मुझे वो इमोशंस दे सकती हैं, जिसके सिग्नल मैंने ब्रह्मांड को दे रखे हैं, वो ऑटोमेटिकली मेरे जीवन में आता जाता है. तो इसलिए मैनिफेस्ट कभी कुछ करना नहीं पड़ता. अगर करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है आप उसकी इच्छा में हो, इच्छा से आपके पास लैक आता है, लैक से आपके पास डेस्परेशन आती है, जिस कारण आपसे वो चीज और दूर होती जाती है. क्योंकि अंदर जो भाव है वो तो लैक का है, वो तो डेस्परेशन का है. लेकिन अगर ये कृतज्ञता का, अगर ये मोहब्बत का, अगर ये प्यार का, अगर ये सीखने का, अगर ये खुशी का है, तो उसी तरह के और एक्सपीरियंसेस यूनिवर्स मुझे देगा. तो मैं चाहता हूँ ये 2 चीज़ें हर एक इंसान अपने जीवन में अगर आज से उतार ले तो मुझे लगता है हमारा यहाँ बैठना आज सफल हो जाएगा. क्या बात है भाई, क्या बात है. पर्सनली ये मेरे लिए, खुद के लिए एक मास्टर क्लास रही है. और अब तक के जितने भी पॉडकास्ट हुए ना, पॉडकास्ट सारे बेहतरीन रहे, लेकिन मतलब ये मेरे लिए बेहद खास बन गया है. मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा होगा वो सब कुछ उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा. भाई आपके पास में तो मतलब क्या खजाना है, लेकिन बहुत कुछ और जानना था, मतलब बहुत कुछ और जानना है. तो आपके साथ तो एक पूरी सीरीज करेंगे भाई, लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा. तो अगर आपकी ऑडियंस, मैं ज़रूर उम्मीद करूंगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो इस वीडियो को प्यार दे, पसंद करे. अगर उनको लगता है कि हमारी बात कुछ मीनिंगफुल थी, हम कुछ इतना सा भी मैसेज अगर आप लोगों तक पहुंचा सके, तो आप अगर कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 अगर कमेंट करते हैं, लिखते हैं, और मैं क्योंकि आपका ये पॉडकास्ट मैं भी एक एक कमेंट को पढ़ने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, लोगों का जो प्यार मिलता है मेरे लिए, क्योंकि मैं उससे ना बहुत ही गौरवान्वित, बहुत ही खुश और बहुत ही ग्रेटफुल महसूस करता हूँ जब मैं लोगों के कमेंट्स को पढ़ता हूँ. तो मैं कहीं पे भी पॉडकास्ट करता नहीं हूँ, सिर्फ मैं उस पॉडकास्ट के कमेंट्स पढ़ता हूँ कि लोगों ने कैसा महसूस किया, क्या कोई वहाँ से कुछ टेक अवे ले जा सका. तो जब मैं इस पॉडकास्ट को देखूंगा आपके चैनल पर आने के बाद, और अगर मुझे लगा कि बहुत से लोगों ने पार्ट 2 वाकई हमारी ऐसा नहीं कि हम ही खुश हो रहे हैं, अगर लोगों को भी यहाँ से कुछ लाभ हुआ और लोगों के जीवन में कुछ बदलाव लाने का कुछ हम प्रयास कर पाए और लोगों ने पार्ट 2 कमेंट किया, तो पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 जो आप कहोगे हम उसको ज़रूर हम इम्प्लीमेंट करेंगे. भाई आप इतने बिजी रहते हैं, सच में इतना टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद.